एक्लेम के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ सब लोग आपका स्वागत करेंगे, आपको एक्लेम करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और इनको हौसला देंगे कि फ्यूचर के अंदर भी आप ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और लोगों के लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्थ पे को ठीक करते रहें। प्लीज विशुभराज चौधरी जी, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। और मैं इनको पिछले 30 साल से देख रहा हूं, उनकी फिजिक बिल्कुल वैसी ही है। ही हैज नो चेंज इन हिज बॉडी। पिछले लास्ट 30 ईयर से आप इनकी फोटो उठा के देख लीजिए, ही हैज रिमेन द सेम। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्लीज फॉलो दिस। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही ठीक ठाक? थैंक यू। सबसे पहले तो ये हम और आप मिले, इसमें सबसे बड़ा योगदान राजेश जी का है, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपने देखा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 3-4 साल पहले की बात, वो कहाँ गया? अरे वो थैला कहाँ गया? इधर पड़ा है, क्या कर रहे हो? ये कुछ सामान है आपको समझाने के लिए, ताकि कम समय में ज़्यादा कुछ समझ आ जाए। आज से 4 साल पहले अपनी लाइफ टाइम में पहली बार आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जब इस तरह का पोस्टर आपके घर पे या आपके पड़ोस के घर में लगा दिया गया कि भाई खतरा। जिस तरह से बचपन से हमने देखा कोई बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है तो उसमें ऐसा पोस्टर लगाया जाता है कि यहाँ छूना नहीं, खतरा, इधर जाना भी नहीं, करंट लग जाएगा, मर जाओगे। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार ऐसा पता चला कि इंसान इंसान से मिलेगा तो मर सकता है। और इससे बड़ी अजीब बात या इंटरेस्टिंग बात बोलें, इम्पॉर्टेंट बात बोलें कि हम सब ने इसको माना भी और इसका पालन भी किया। उसका जीता जागता सबूत आप सभी हैं। उसको मानो ऐसे कि जैसे कोई भूत आ गया है। और जैसे हम देखते थे बचपन में पुराना किला, इस तरह के, राइट, पुराना मंदिर, तहखाना, ऐसे मूवीज़ आते थे, राइट। या कई सारे ऐसे मूवीज़ भी है जहाँ पे भूतों वाले, बचपन में हमने कई बार सुना कि जब डैडी मम्मी की बातें नहीं मानते थे, बोलते थे उधर मत जाना, उधर भूत है, तो हम डर के बैठ भी जाते थे। और बहुत समय बाद पता चलता था अरे वो तो कोई एक मकसद को पूरा करने के लिए भूत बता दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ बातों को समझना हमारे बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपना हेल्थ का फैसला खुद ले पाएँ, किसी और पे ये फैसला ना छोड़ें, रैशनली ले पाएँ, लॉजिकली ले पाएँ, साइंटिफिकली ले पाएँ, एविडेंस बेस्ड तरीके से ले पाएँ। अच्छा, मान लो कोई इंसान, अगर हम ये बोलें कि हम बीमारी नहीं होंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम और आप सभी बीमार पड़ सकते हैं, पड़ेंगे भी, पड़ा भी है। लेकिन जब भी कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसके दिमाग में जो आता है कि मुझे वो ट्रीटमेंट लेना है जिसमें ये सारी खूबियाँ हों, फास्टेस्ट तरीके से ठीक हो जाए। दूसरा, सेफेस्ट, कोई साइड इफेक्ट ना हो। तीसरा, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, सबूत के साथ होना चाहिए। चौथा, एक ही ट्रीटमेंट से कई सारे निशाने लग जाने चाहिए। और पांचवा, बिल्कुल इकोनॉमिकल ऐसा होना चाहिए घर पे कर पाए। मेरे हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट जो इन पैमाने में फिट बैठ जाए उसे बेस्ट ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट का पैमाना क्या ये हो सकता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है कि नहीं, बहुत चमक दमक है कि नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो हम जाएं? मेरे हिसाब से जो फास्टेस्ट तरीके से काम करे, सेफेस्ट तरीके से काम करे, मोस्ट इकोनॉमिकल और एविडेंस बेस्ड हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए बेस्ट ट्रीटमेंट, राइट। तो इस पे जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर नहीं कि हर बात आप मेरी मान लें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। मैं जब सबूत दूँ तो ही माने, और जो आपको लगता है कि आप कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं तो आप सवाल को लिख भी सकते हैं। अगर राजेश जी ने मौका दिया, मौका लगा, तो आपके सवाल लेके आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। आपको मानना तभी है जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि बिकॉज आई एम सेइंग इट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि अरे ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, ये तो लॉजिकल नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, वो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा एक पार्ट क्वेश्चन आंसर का रहेगा जहाँ पे आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं ठीक ठाक तरीके से, जैसे भी आप चाहें। नॉर्मली यहाँ तो हर तरह के ऑडियंस से मुझे बताया गया, हर तरह के, और मैं देख भी रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ साइंटिस्ट भी होंगे, कुछ DRDO से भी आए हैं, ऐसा भी बताया। जब मेरा मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऐसी दवाई का नाम बताओ जिस दवाई से कोई भी एक बीमारी, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ही ठीक होती हो।
सुनने में बड़ा अजीब सवाल लग रहा है कि दुनिया की कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ही ठीक होता हो, पूरा तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ा बहुत ठीक होता हो, ऐसा कोई एविडेंस है तो वो दिखा दो। ये जब मेरे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ सिर्फ साइंटिस्ट डॉक्टर्स आते हैं देश में विदेश में, वहाँ ये एक मेरा सवाल होता है। और अगर किसी ने दिखा दिया मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ये एक ओपन चैलेंज कई सालों से है और वो अभी भी जारी है। अगर आप में से भी कोई दिखा सके तो आपके दिमाग में बहुत सारे दवाइयों के नाम आ सकते हैं जो दवाई अपने टाइम पे लिया हो, लेकिन अगर उनके एविडेंस देखने जाएंगे तो आप हैरान होंगे, एविडेंस नहीं मिलेंगे। टू स्टार्ट विद, अगर मैं एक आध दवाई का नाम बोलूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली आप सबने लिया होगा, मान लीजिए पैरासीटामोल लिया, बुखार है तो पैरासीटामोल ले लिया। इसमें तो डॉक्टर को भी सलाह नहीं करते, या कोई भी आप टॉफी की तरह घर पे ही रख लेते हैं, यूं ही लेते रहते हैं। 200 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी दवा पैरासीटामोल, विच इज मोस्ट कॉमन ऑल्सो। तो यहीं से अगर शुरू करते हैं, क्या मेडिकल लिटरेचर में ऐसा कोई सबूत है कि इस दवाई को लेना वर्सेस नहीं लेना एक ही सिचुएशन में, मान लो 2 लोग हैं और दोनों को एक ही जितना बुखार है, दोनों को एक ही सारे सिम्टम्स हैं, एक ने सोचा मैं दवाई ले लूं, दूसरे ने सोचा मैं नहीं लूं पैरासीटामोल। तो जिसने लिया, क्या एविडेंस ये कहता है कि उसकी वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा या ज़्यादा उसके आसानी से ठीक हो जाएगा? द आंसर इज, इसका ठीक विपरीत आंसर है। इसका आंसर ये है कि जिसने दवाई ली उसका जो बीमारी है, बुखार है, वो ज़्यादा लंबा चला, उसको ज़्यादा सिम्टम आए, उसके लंबे साइड इफेक्ट आए, इन कंपैरिजन टू जिसने कुछ भी नहीं किया। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसे 1 by 1 कोई भी मेडिसिन का नाम आप लेंगे तो मेडिसिन लेना वर्सेस कुछ नहीं करना, मेडिसिन लेना वर्सेस कुछ नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। कंट्रोल एक, जब भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो एक ग्रुप का बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, जिसे जो कुछ नहीं कर रहा है, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको दवाई दिया। अब दोनों में कंपैरिजन कि दवाई देने के बाद ये कितनी देर में ठीक हो रहा है, इनके कितने साइड इफेक्ट हुए और जिन्होंने नहीं लिया उनके कितने हुए। इस तरह से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है और ऐसे लगभग सारी दवाइयों की होती हैं। तो एक एक करके उठा के, एक एक करके, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से जो लोग कोई भी दवाई लेते हैं वो किसी न किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा। उसी डॉक्टर से पूछिए कि ये आपने दवाई प्रिस्क्राइब किया तो ये दवाई लूँ वर्सेस मैं ये दवाई ना लूँ, तो एविडेंस क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहता है वो छोड़िए, उनको जहां से पढ़ा वो एविडेंस क्या कहता है? अगर कोई एविडेंस है तो दिखा दो। अभी कुछ समय पहले ये 1 लाख का चैलेंज BBC लंदन को पता चला तो उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि भाई ये चैलेंज हम स्वीकारते हैं, हम आपको दिखाते हैं एविडेंस। मैंने कहा दिखा दो। 10 दिन बाद एक मेल आया, एविडेंस आया, देखो जी HIV एड्स की दवा की वजह से लोग जिंदा हैं और सबूत ये रहे। तो जो सबूत उन्होंने दिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं ताकि आप गलत सबूत में ना फंसें, वो है दवाई A वर्सेस दवाई B कि HIV के पेशेंट से, फॉर एग्जाम्पल, राइट, जिनको वो HIV मानते हैं, कि एक को रेटिनोविर दिया, एक को लेपिनोविर दिया। अब इन दोनों में कंपैरिजन है, जबकि होना क्या चाहिए? एक तीसरा ग्रुप होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? कंट्रोल ग्रुप, जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं लिया, तब जाके कंपैरिजन होगा। तो चालाकी यह है कि आजकल के जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं उनमें कंट्रोल ग्रुप नहीं रहते। जब जहां जहां भी कंट्रोल ग्रुप रखा, जिसने कुछ नहीं किया, वहां वहां वही वाला ग्रुप जीत गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आप बातों में ना आके आपको देखना है कंट्रोल ग्रुप है क्या, जिसने उसी स्थिति में कुछ भी नहीं किया हो, इन कंपैरिजन टू जिसने उस स्थिति में वो एक्सपेरिमेंटल दवा ली हो। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं। 2 तरह की बीमारियां होती हैं लगभग, जैसे हमें बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, यानी कि लाइफ के स्टाइल की वजह से है। दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कौन से होते हैं? जो बाहर से कोई कीटाणु ने हमें अटैक कर दिया। वो कैसे बाहर से आएंगे? नाक के थ्रू आ सकता है, मुंह के थ्रू आ सकता है, कोई काट सकता है, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, कुत्ते ने काट लिया, रेबीज हो गया, सांप ने काट लिया। तो मतलब किसी भी तरह से कोई बाहर वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुसा दिया, चाहे काटने की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, चाहे नाक से, चाहे मुंह से, उसने हमारे संतुलन बिगाड़ दिया। वो एक तरह की बीमारी है, इसे कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरी तरह की बीमारी ये है कि जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। दीज आर द 2 काइंड बेसिकली, राइट। तो सीधे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके समझाने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज से चलते हैं।
मतलब ये कि जैसे ही आपको कुछ भी हो आज के बाद, होना तो है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, तो एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, इसको समझाना चाहता हूँ और सबूतों के साथ। अच्छा, मेरे पास एक केला है और कुछ चाकू भी है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप से छुपा के इस, मेरे पास 4 तरह के चाकू हैं, 4 कलर के सेम ही चाकू हैं, अलग अलग हैं। मैं इसको, केले को इनमें से एक चाकू से मैं काटूंगा और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं आपसे छुपा के ही काट रहा हूं, आप देख नहीं पा रहे, ठीक है ना। मान लो इमेजिन कीजिए कि आपने देखा नहीं है, राइट। जिनको आगे उनको थोड़ा बहुत दिख गया होगा, है ना, उसको इग्नोर करते हैं। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल देने के लिए बात कर रहा हूं। आपको ये दिखा सामने आपके, मैं ये ले आया, देखो जी ये केले के कुछ टुकड़े हैं और अब टुकड़ों में मैंने इनमें से कोई ना कोई चाकू यूज किया है, ऐसा दूर से दिखा रहा हूं, पास भी नहीं जाने दे रहा। अब क्या इन टुकड़ों को देख के कोई बता सकता है इनमें से कौन सा वाला चाकू हो सकता है, राइट। ये चाकू को मान ले एक बार मैं धो भी देता हूं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। तो अब मैं चाकू आपको दे भी दूं तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, सिर्फ चाकू में फर्क है कि इनका हैंडल अलग अलग है, ब्लेड सबका सेम ही है। क्या सिर्फ चाकू और ये कटा हुआ देख के बोल सकते हैं ये कौन से वाले रंग वाले चाकू से कटा होगा? सर्टनली नॉट। ये आप तब बोल सकते थे जब जो हो रहा था तब आप देख रहे थे, ओनली देन आप बोल सकते थे। सिर्फ इस रंग के आधार पर नहीं बोल सकते थे, बिकॉज रंग ने नहीं काटा, काटा तो ब्लेड ने है, और ब्लेड सबके एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही हैं, ओनली कलर आर डिफरेंट, राइट। जिस प्रकार आप इनमें से कोई भी चाकू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त आप वहां थे नहीं जब ये कट रहा था। आप ये बोल सकते हैं हाँ इस वक्त इस स्टेज पे यही 4 चाकू है तो इनमें से किसी ने जरूर काटा है, दैट इज ट्रू, बट कौन सा वाला स्पेसिफिकली आप नहीं बता सकते। ये क्लियर होगी बात? अब इसको बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में इस वक्त हर तरह का वायरस एंड बैक्टीरिया है ही है। ट्यूबरक्लोसिस वाला, टाइफाइड वाला, मलेरिया वाला, हेपेटाइटिस वाला, कोरोना वाला, इन्फ्लुएंजा वाला, सारे के सारे बैठे हैं अंदर आपके स्किन में, आपके स्टमक में, बल्कि वो अच्छे खासे तादाद में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हर तरह के आपको मिल जाएंगे, है ही हैं। मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार होगा, राइट, तब डॉक्टर बोलेगा ऐसे करो, कोरोना का टेस्ट करा लो, तो वो तो बैठा ही है। तो टेस्ट करने से सिर्फ ये पता चलेगा हाँ ये वाला चाकू मौजूद है यहां पे, लेकिन क्या इसी ने आपको खांसी जुकाम दिया, ये नहीं पता चलता, राइट। लेकिन डॉक्टर बोलेगा, हर साल डॉक्टर किसी साल बोलेगा कि इस साल अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार होगा तो आप H1N1 का टेस्ट कराना सिर्फ। तो H1N1 का टेस्ट आज भी कराएंगे हम सब, हम में से किसी को खांसी जुकाम नहीं, आज भी वो पॉजिटिव निकल आएगा 10% लोगों का, 10% लोगों का अभी भी, क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया जब आप हेल्दी रहते हैं तब भी बॉडी में है और जब आप बीमार पड़ते हैं तब भी बॉडी में है। लेकिन हर साल से पहले WHO डिसाइड करता है इस साल कौन से वाले किट को दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसी साल वो H1N1 किट पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर डॉक्टरों को मैसेज चला जाता है कि भाई इस साल इस किट की बारी है, यानी कि कोई भी खांसी जुकाम बुखार वाला आएगा तो ये वाला टेस्ट कराना है, और वो टेस्ट कराएंगे तो 10% लोगों को वो टेस्ट पॉजिटिव जरूर निकलेंगे, क्योंकि हर तरह का बैक्टीरिया वायरस अभी भी मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में है, राइट। फॉर इंस्टेंस, इनके सबूत आप मांग सकते हैं, कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। ये जो कोरोना का हुआ 2020 में, जबकि कोरोना का किट हमारे देश में कब आया था? 2018 में। आपके लिए शॉकिंग है, राइट। वो दिखाया ऐसे कि अचानक कुछ आ गया उसके बाद सब कुछ बना, ऐसा नहीं। 2018 में इंपोर्ट हुआ था भारत में कोरोना के किट, कोविड-19 किट। ऐसा आपको लग रहा है कि 2020 में नामकरण हुआ इसका, कोविड-19 के नाम से ही 2018 में इंपोर्ट हुआ था। 2018 में कोविड-19 के नाम से RT-PCR टेस्ट किट भारत में इंपोर्ट हुआ था। 2020 में जो आने वाली महामारी है उसकी तैयारी के लिए, आप समझ रहे हैं बात को। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सबूत हैं, जो कि इंपोर्ट हो रहा है, तो वो सब मिटाया नहीं जा सकता, वो सब धरातल पे हैं, राइट। तो इस तरह से 2025 में जो
ऐलान करेंगे वो वाला किट अभी भी इंपोर्ट हो रहा होगा, हो जाएगा। तो प्री डिसाइडेड होता है। जब कोई आपको बोलता है कि कोरोना का टेस्ट कराओ, उसी वक्त आप ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मलेरिया का भी टेस्ट कराएंगे तो उनमें से भी 2-4 पॉजिटिव निकल आएंगे, राइट। तो ये आपको समझ आना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, वो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ। कोविड टेस्ट आपने गौर किया, जब आप क्वारंटाइन हो गए, घर में बंद हो गए, ये लग गया, तो इतिहास, मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब इंसान कैद है और सारे जानवर खुले घूम रहे हैं, है ना, राइट। लेकिन कभी हम सब ने बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा है, वायरस बैक्टीरिया का ट्रांसपोर्टेशन किसी भी लिविंग थिंग से हो सकता है। वो चाहे तो मेरे बॉडी में जाके फिर ट्रेवल करके आपकी बॉडी में जा सकता है, उसका मन करे तो किसी कुत्ते के बॉडी में जाके भी वो ट्रेवल कर सकता है। कोरोना या कोई वायरस ये चूज नहीं करता कि मैं तो सिर्फ इंसान के बॉडी में जाऊंगा, बाकी के बॉडी में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं देखता वो कभी। तो अगर लॉकडाउन तब था, हम सीधे मुद्दे पे अभी आएंगे अगले 1 मिनट में, तो इंसान के ऊपर क्यों था लॉकडाउन? ट्रांसमिशन तो एनिमल से भी हो सकती है, बर्ड से भी हो सकती है ना। तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया लिविंग बॉडी को देखता है, वो ये नहीं देखता ये मानव है या ये एनिमल है, ये बर्ड है, वो नहीं देखता, वो शक्ति उसके पास नहीं है। वो बस देखता है कि इसमें लिविंग थिंग होना चाहिए, उसमें बैठ के वो ट्रेवल कर लेता है। लेकिन हमने उस वक्त ये सब चीज़ नहीं सोचा। लेकिन मामला तो हमारे लाइफ एंड डेथ का है ना। वो क्लिप ऑन कर दो। वो कोविड टेस्ट वाला किट, वो वीडियो लेके आ रहा है अभी, कर रहे हैं, हुआ नहीं अभी, ठीक है। तो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जितने सारे इन्फेक्शियस डिजीज के टेस्ट हैं, वो टेस्ट का आधार सिर्फ इतना है कि पहले से ही बोल दिया जाता है स्वाइन फ्लू, याद है आपको, कि उस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार होगा तो स्वाइन फ्लू का टेस्ट कर लो। उस साल इन्फ्लुएंजा का टेस्ट नहीं होगा, कॉमन कोल्ड का नहीं होगा, किसी और बैक्टीरिया का नहीं होगा, इस बार बारी सिर्फ इसकी है। इस तरह से हर साल एक अनाउंसमेंट होती है, उस अनाउंसमेंट के बेसिस पे आपको बोला जाता है। तो पहला तो ये कि कभी भी आप टेस्ट को आधार मत मानिए। तो माने किसको आधार? सिम्टम को मानिए। आपको खांसी है, आपको जुकाम है, आपको बुखार है, यानी कि कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई चाकू होगा जिसने कर दिया होगा। अब उसका नाम कोरोना है कि इन्फ्लुएंजा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं। हाउ कैन आई गेट क्योर्ड द फास्टेस्ट वे, द सेफेस्ट वे, विद एविडेंस बेस। हम जल्दी से जल्दी ठीक कैसे हो जाएं, बस यही हमें देखना है। तो अगर तो जल्दी से जल्दी ठीक होना ही हमारा मकसद है, राइट। टेस्ट के नाम पे, मैंने आपको टेस्ट का भी वो वीडियो दिखा नहीं रहे, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन टेस्ट के नाम पे हम मिसलीड हो जाते हैं और हर बार मिसलीड हो जाते हैं। तो अक्सर अभी भी कुछ पेशेंट्स आए थे, वो टेस्ट के रिपोर्ट लेके आए थे। आप पेशेंट को देखो, उनके सिम्टम को देखो, राइट। और सिम्टम को देखेंगे तो यू विल नेवर फेल, उनके रिपोर्ट को देखेंगे तो यू विल ऑलवेज फेल। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आज आपको मैं 5 तरह की दवाइयों की बात करूंगा, 5 मेडिसिन जो आपको लेना है। मेडिसिन जब मैं बोल रहा हूं तो दिमाग में पिक्चर क्या आएगा? दिमाग में पिक्चर आएगा, मेडिसिन का मतलब क्या हुआ? मेडिसिन का मतलब है कोई गोली, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन, है ना, कोई टॉनिक। अगर आप डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब देखेंगे तो डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब सिर्फ गोली टैबलेट ही नहीं है, सिर्फ टॉनिक ही नहीं है। मेडिसिन वो, अच्छा इस पे आते हैं। आप देख रहे हैं ये कुत्ता, बिल्ली और खरगोश और मुर्गी, इन सब के हमने स्वैब लिया, राइट। और स्वैब लेके खरबूज, तरबूज, इन सब के भी हमने सैंपल लिए और लेके साउथ दिल्ली में कोविड टेस्ट लैब, वहाँ जाके हमने बोला भाई इनका टेस्ट करना। उनको ये नहीं बताया ये इंसान है, इंसान नहीं है, हमने बताया ये इंसान है, इनका टेस्ट कीजिए कि ये कोविड पॉजिटिव तो नहीं इनमें से कोई। तो हर तरह के जानवरों के हमने लिए, इवन मच्छर के लिए, मक्खी के लिए, कॉकरोच के लिए, और वो सारे बोतल में भर के हमने टेस्ट लैब में ले गए कि भाई इन सब का टेस्ट करो, बड़े बीमार लोग हैं, क्या पता हाँ कोविड ना हो इनको। तो वो, और जब वो टेस्ट किया गया तो हमने कुछ कैमरे भी लगा दिए, बिकॉज हमने कहा कि वो वीडियोस भी हमें चाहिए।
और टेस्ट में जो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ये आई, कुत्ता कोविड पॉजिटिव, मच्छर कोविड पॉजिटिव, तरबूज कोविड पॉजिटिव, खरबूज कोविड पॉजिटिव, मुर्गी कोविड पॉजिटिव। तो ये रिपोर्ट में आया। फिर वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एक फ्रिज था, उसके अंदर देखा कि भाई ये कौन से सैंपल है, कहा कि ये वो सैंपल्स हैं जिनका कोविड पॉजिटिव आ चुका है, तो वो हमें रखना होता कुछ दिन तक। हमने कहा चलो एक बार इसको दोबारा टेस्ट कर देखते हैं। जब दोबारा किया तो वो कोविड नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से हमने खूब सारे टेस्ट करके देखे, तो जो कंक्लूजन निकला वो ये कि कोई भी सैंपल ले लो, इंसानी सैंपल तो छोड़िए, किसी भी सैंपल ले लो, लिविंग बीइंग का होना चाहिए, राइट, लिविंग बीइंग। जैसे अगर आप कॉफ़ी का सैंपल लोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन लिविंग है, लिविंग होना चाहिए। लिविंग बीइंग का अगर सैंपल लेते हैं तो हर 10 में से एक टेस्ट कोविड पॉजिटिव आ जाता है, लिविंग बीइंग का। ये चाहे तो आप भी आज ही करके देख सकते हैं, 10-15 हज़ार खर्चा करके सैंपल ले लो, 10 में से एक टेस्ट कोविड पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वही वाला जो पॉजिटिव आया दोबारा से कर दो तो नेगेटिव आ जाएगा। जिस तरह से आपका कॉइन टॉस है, जिस तरह से लूडो का वो डायस है, उतना ही वो एक्यूरेट है। तो ये आधार है। ये अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये लाइव चल रहा है, तो ये नहीं कि बंद कमरे में कोई चीज़ मैं क्लेम कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमने किताब लिखी है, द रैपिड RT-PCR टेस्ट फ्रॉड, ये किताब हमने लिखी है, राइट। ये किताब अमेज़न में मिलती है और ये किताब बेस्ट सेलर भी रही है, आज भी है, ठीक है ना। तो ये जो नेकेड ट्रुथ ऑफ कोविड टेस्ट है, ये इसमें पूरे वीडियोस सारे और उसके लिंक्स वो डाल दिए। वो लिंक पे जाएंगे तो वीडियो दिखेंगे, पूरे उसका सारा रिपोर्ट देखेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ इसको सच ना मानते हुए, मैं तो चाहता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ सच मत मानिए, इसको चैलेंज कीजिए और एक्चुअली करके किसी देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में और आपको हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि ये खेल है। तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। चाहे तो मैं सारे टेस्ट का इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो आप प्रूव भी कर सकते हैं दोबारा करके, लेकिन उससे हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए हम सीधे आते हैं कि भाई करना क्या होगा, व्हाट टू डू, राइट। आपको 5 तरह की दवाइयाँ लेनी होंगी। दवाइयों का मतलब, मेडिसिन का मतलब सिर्फ वो नहीं जो टॉनिक टैबलेट है। अगर डिक्शनरी में मेडिसिन का कोई मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब होता है कोई भी ऐसा साइंस जो आपको बीमारी को प्रिवेंट करने में या क्योर करने में मदद करे, वो मेडिसिन। क्लियर होगी ना? व्हाट इज मेडिसिन? मेडिसिन इज एनी साइंस विच कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट और क्योर अ डिजीज, दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन डज नॉट ओनली मीन कि कोई टैबलेट हो, कोई टॉनिक हो तो ही वो बोतल में होगा तो ही वो मेडिसिन है। कोई भी साइंस, यानी कि साइंटिफिक होना चाहिए, कोई भी साइंस विच कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट और क्योर अ डिजीज, दैट इज मेडिसिन। तो इस तरह के हम 5 मेडिसिन की बात करते हैं। उनमें सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े मेडिसिन की मैं बात करता हूं। ये सबसे बड़ा मेडिसिन, अगर आप चाहते हैं कि भाई यहां से बाहर सिर्फ मैं एक ही चीज लेके जाऊंगा, तो वो ये है जो मैं अगले 2-3 मिनट में करने जा रहा हूं। द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन ऑफ द अर्थ, जो हमने देखा अपने पेशेंट में। और इस मेडिसिन का नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, टाइम एज मेडिसिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम एज मेडिसिन। समय इज ही मेडिसिन है। इसको मैं समझा देता हूं 1 मिनट में। आपके बॉडी का हर ऑर्गन का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। वो सर्केडियन क्लॉक के ब्रेक करने से आपके अंदर बीमारी आती है। वो सर्केडियन क्लॉक को ठीक करेंगे तो आपकी बीमारी जाएगी। सर्केडियन क्लॉक क्या है, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, तो ये टाइम एज मेडिसिन का एग्जांपल मिल जाएगा। मान लीजिए इस स्टेज में ऑर्केस्ट्रा के लिए बहुत सारे म्यूजिशियन बैठे हैं, तबले वाला बैठा है, गिटार वाला बैठा है, बांसुरी वाला बैठा है, और सब लोग जब म्यूजिक अपना अपना बजा रहे हैं तो आपको जो सुनाई पड़ता है उसे आप म्यूजिक बोलते हैं ना। लेकिन क्योंकि ना केवल ये अच्छा अपना आप बजा रहे हैं बल्कि इनके बीच में एक तालमेल भी है। अब मान लो वो तालमेल को ना रहे या आप किसी एक को डिस्टर्ब कर दें, वो तालमेल खत्म हो जाए, तो जो आपको सुनाई पड़ेगा वो म्यूजिक नहीं कहलाएगा, वो नॉइज कहलाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं कि वो अपने आप में कितना अच्छा बजा रहा है, इंपॉर्टेंट ये कि वो बजाते हुए कितना बाकियों से तालमेल भी रख रहा है। ये जो तालमेल है बिटवीन ऑल द म्यूजिशियन, इस तालमेल को बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। बॉडी में भी कई सारे ऑर्गन्स हैं, राइट, कई सारे इंस्ट्रूमेंट है। एक का नाम हार्ट है, एक का नाम किडनी है, एक का नाम लंग है, एक इस तरह से ना, एक का नाम ब्रेन है। लेकिन इन सब के बीच में आपस का जो एक तालमेल है,
राइट? तो वो तालमेल ठीक होगा तो आपकी जिंदगी म्यूजिक होगी, वो तालमेल अगर गड़बड़ होगी तो आपकी जिंदगी नॉइज होगी, राइट? तो इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, राइट? और ये अभी कुछ समय पहले इसको इस वाले साइंस को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बीमारी होती है, ये पाया गया कि उसमें एक फैक्टर ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है कि बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो खराब है। जब भी आपको नॉइज सुनाई देगा इस ऑर्केस्ट्रा से, इसका मतलब एक फैक्टर जरूर है कि इनके बीच में जो तालमेल था वही मिस हो गया। दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब अगर नॉइज को म्यूजिक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इनके बीच का जो तालमेल है उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन के अनुसार हमें क्या करना होगा? वेरी वेरी सिंपल। हमारे हर ऑर्गन का एक तालमेल होता है। इसका एक एग्जाम्पल देके फिर सीधे आता हूं क्या करना होगा। हार्ट का एक बॉडी क्लॉक है। इसको अगर आप एक्सपेरिमेंटली समझना चाहते हैं तो आप सुबह के 10 बजे, लगभग इसी टाइम 10 बजे कल कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, उसे लिख लीजिए। आपका ब्लड प्रेशर मान लो 140/90 है। रात को 10 बजे सेम डे, अपना सेम उसी दिन रात को 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर फिर चेक कीजिए। आप गौर करेंगे आपका ब्लड प्रेशर सुबह वाले से नीचे रहेगा, राइट? सुबह वाले से नीचे रहेगा, राइट? 10 to 20% नीचे रहेगा। क्लियर है, राइट? आप में से बहुत थोड़े लोग होंगे जिनका सेम या उल्टा रहेगा। तो ये है पैटर्न, दिस इज द हार्ट का बॉडी क्लॉक। जिनका ऐसे रहता है या उल्टा रहता है उनको नींद नहीं आएगी फिर, या किसी दिन अगर आपको उल्टा ऊपर रहेगा उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। आपके नींद को आने के लिए रात को आपके बॉडी का अपना ब्लड प्रेशर को कम करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको नींद आती है। जब ब्लड प्रेशर कम होगा, बॉडी में थोड़ी ठंडक आएगी, तो मेलेटोनिन रिलीज होगा, आपको नींद आ जाएगी। तो दैट इज द प्रिंसिपल। एक जैसा ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, वो ऐसे जाता है। ये बॉडी का, हार्ट का बॉडी क्लॉक है। एक और एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 2 बोतल ले लीजिए, बोतल 1 एंड बोतल 2। मान लीजिए दोनों बोतल लीजिए, ये तो थोड़े छोटे बोतल एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ, बड़े बड़े 1 लीटर के। इसमें लिख दीजिए डे, इसमें लीजिए नाइट। दिन भर में जितना पेशाब आप करते हैं बोतल 1 में आप डालिए। रात को सोने के बाद आधी रात को उठ के अगर पेशाब करते हैं तो बोतल 2 में डालिए। आप गौर करेंगे बोतल 1 में, यानी कि दिन वाले पेशाब जो कलेक्शन है, इसमें जो पेशाब होगा वो 3 गुना होगा इन कंपैरिजन टू रात वाले का। ये एक बैलेंस रहता है। कुछ केसेस में ये उल्टा होता है, तो वो उनमें होता है जिनमें किडनी की प्रॉब्लम होगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, यानी कि किडनी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिगड़ गया है। तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि किडनी का बॉडी क्लॉक, हार्ट का बॉडी क्लॉक, ये दिस रोल टाइम एज मेडिसिन। इसको अगर ठीक कर लें तो कोई भी बीमारी आराम से ठीक हो सकती है। ठीक इसी तरह से आपका जो पेनक्रियाज है उसका भी एक बॉडी क्लॉक है, बस इसको समझने की जरूरत है। आपका पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो सुबह रफली 8 बजे सो के उठता है, राइट? आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि इतना सिंपल है नहीं ये। 8 बजे सुबह सो के उठता है और रात को 8 बजे सोने चले जाता है, राइट? 8 AM to 8 PM, और रात को 8 PM से लेके अगले दिन सुबह तक 8 बजे तक वो सोता रहता है, इनएक्टिव मोड में होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज करना है, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि कल से जो डायबिटीज के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट हैं, जो ज़्यादा ही मोटे हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, ये सारे लोग डिसाइड कर लें, या सभी डिसाइड कर लें कि मैं सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाऊंगा और शाम के 6 बजे से पहले डिनर कर लूंगा, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा। 6 बजे जो भी आप खाएंगे वो 8 बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर इंसुलिन पेनक्रियास सोने चला जाएगा। हर दिन 10 आवर ब्रैकेट में आपको खाना है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। मैं खाने कम नहीं बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि भाई क्या छोड़ना है क्या खाना है वो आपकी मर्जी, जो आप कर रहे हैं वही कीजिए। ना तो आपकी खाने के क्वांटिटी को छेड़ रहा हूं, ना काइंड ऑफ फूड को छेड़ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं जो भी आप खाना चाहते हैं सुबह 8 बजे के बाद शुरू कीजिए, रात के 6 बजे से पहले खत्म कर दीजिए। उसके बाद कुछ मत खाइए। पानी पी सकते हैं, राइट? जितना चाहे पानी कभी पी सकते हैं, वो खाना नहीं, राइट? और मतलब पानी के अलावा कुछ नहीं मुंह के अंदर जाना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप कर पाते हैं, अगर इसलिए बहुत लोग बोलेंगे हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो क्या बोलेंगे, लेकिन कर पाएंगे तो आप हैरान होंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपका ब्लड शुगर नीचे जाने लगेगा। 15 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगेगा। दवाई कम करना मजबूरी हो जाएगा। 21 दिन के अंदर आप देखें घुटने के दर्द वगैरह ठीक होने लगेंगे।
1 महीने के अंदर आपका बॉडी वेट जिन जो ज़्यादा मोटे हैं 5% रिड्यूस होने लगेगा, आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, आपकी नींद पहले 3-4 दिन के अंदर बड़ी अच्छी गहरी आने लगेगी। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं पहले 2 या 3 दिन के अंदर उनके डिप्रेशन में आपको बहुत ही गिरावट दिखेगी, वो चीयरफुल रहने लगेंगे। तो ये सारे फैक्टर आ जाते हैं जैसे ही आपने एक चीज बदली, बस टाइम एज मेडिसिन, कुछ नहीं करना है। मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि आप मेरी बात ना भी मान के जस्ट एक्सपेरिमेंटली करके देखिए, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना, राइट? एक्सपेरिमेंटली करके देखिए। खास तौर पे वो लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो तकलीफ में हैं, जिनका रूटीन बिगड़ा हुआ है, बिकॉज वो बॉडी पेन उनके साथ कुछ काम ही नहीं होता फिर, तो वो लोग जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि धीरे 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 उनकी बीमारी कम होती जाएगी। इसका ठीक उल्टा कर सकते हैं। मान लो आपका कोई दुश्मन है, आप डिसाइड कीजिए कि रात के 12 बजे एक लड्डू खिला देंगे उसको, तो आप किसी भी अपने टाइम ब्रैकेट को जितना बढ़ाएंगे उतनी बीमारी बढ़ेगी, टाइम ब्रैकेट को जितना घटाएंगे उतनी बीमारी ठीक होने लगेगी। एक एग्जाम्पल देकर आपको इसको कंक्लूड करते हैं। आप आधी रात को जब नींद में उठते हैं, कई बार किचन जाना पड़ता है, प्यास लगी होती है, तब आप चूहे के कुतरने की आवाज अक्सर सुनते होंगे। तो चूहे को कुदरत ने इस तरह से बनाया कि नॉकटर्नल एनिमल, वो रात को खाने के लिए बनाया है, सूर्यास्त के बाद, और चूहा अपना नेचुरल रिदम फॉलो करता है, वो रात को ही खाता है, दिन में नहीं खाएगा। इंसान का जो नेचुरल, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम दिन के लिए बने हैं, जब सनलाइट हो तब। एक्सपेरिमेंट ऐसे कई बार किए गए, कई बार किए गए। चूहे को पकड़ा, एक ही तरह के चूहे, 2 पिंजरे में रख दिया। एक पिंजरे में चूहे को खाना तभी दिया जाता है जब वो जिसके हिसाब से बनाए, कब? रात में सर्व कर दिया, और दिन सुबह होने से पहले अगर खाना छूट गया तो निकाल लिया, फिर रात को ही सर्व किया। दूसरे चूहे को इसका ठीक उल्टा किया, जैसे ही सूरज उग गया खाना पहुंचा दिया, और सूरज ढलने से पहले अगर उसने खाना फिनिश नहीं किया या खाना खाया नहीं, उसको हटा दिया। तो मतलब ही इज फोर्स्ड कि उसे खाना दिन में ही मिलना है। 1 महीने के अंदर जो दिन वाला चूहा है, दिन में खाना दे रहे हैं सर, वो मोटा होने लगा, उनमें कैंसर डेवलप हो गया, उनमें डायबिटीज डेवलप हो गई, उनकी बीपी बढ़ गई, और 3-4 महीने में वो उनमें से चूहे मर गए। फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। 1 महीने में जब भयंकर बीमार पड़ गए तो उन चूहे का खाने की टाइमिंग दोबारा बदल दी, नेचुरल जो टाइमिंग है, रात को खाना दिया और सुबह होने से पहले निकाल लिया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बीमारी उनमें आ गई थी, वो बीमारी उससे कई गुना तेज रफ्तार से गायब भी हो गई। तो यानी कि इट इज रिवर्सिबल। फिर यही वाला एक्सपेरिमेंट इंसान पे भी किया गया, कई बार कई हॉस्पिटल्स में किया। हम तो अपने हॉस्पिटल में ये टाइम एज मेडिसिन, हमारे हॉस्पिटल 20 हॉस्पिटल हैं, अगर आप जाएंगे सुबह 9 बजे से पहले उनको ब्रेकफास्ट मिलता नहीं, और रात के 7 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता है। किचन ही बंद हो गया, उससे पहले खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमें पता है कि सिर्फ एक नियम है, बाकी और चीज काम करे ना करे ये तो काम कर ही जाएगा। तो वी आर श्योर अबाउट इट, और ये तो सभी के लिए लागू कर ही दिया हमने, और लागू किए हुए भी 3 साल हो गए। 3 साल पहले हमने, अभी 20 हॉस्पिटल्स है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इसको करने के लिए किसी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, ये तो घर पे किया जा सकता है, राइट? और घर पे ही करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए नहीं, मेक इट ए पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, कि आपके जीवन का पार्ट बना लिया। लेकिन पार्ट कब बनाएंगे? जब आपको इसमें से कोई फायदा दिखेगा। फायदा तभी दिखेगा जब इसको कुछ लोग कुछ दिन तक करके देखेंगे। तो कितने दिन तक? 10 डेज चैलेंज, कि 10 दिन तक करके देखेंगे बस, और 10 दिन में क्लियर कट एविडेंस मिल रहा है तो और लंबा कर लेंगे, राइट? तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली, और या जिनका काम ऐसा है कि जैसे जो सिक्योरिटी में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो रात को ही काम करते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, जो पायलट्स होते हैं, जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहां पे मजबूरी में रात को ही काम करना है। पूरे दुनिया में देखा गया है कि उनमें मोर्टलिटी रेट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन, उनमें कैंसर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन, उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ये पूरे दुनिया में ये देखा गया है। तो लेकिन उनकी तो मजबूरी है, बिकॉज उनकी जॉब है। लेकिन आप हम में से वो लोग जो बीमारी की वजह से हम घर पे बैठे हुए हैं, वो तो कर ही सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो लोग कर सकते हैं वो करके देखेंगे, तो वो देखेंगे किस रफ्तार से आप सिर्फ एक चेंज करने से आपकी बीमारी भागती है। कैसे पता चलेगा? सिम्टोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट? आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपकी नींद अच्छी आने लगेगी। जस्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, टाइम एज मेडिसिन।
अब आते हैं दूसरी मेडिसिन पे। तो ये जो टाइम एज मेडिसिन, इसमें कोई ये नहीं देखना कि भाई डायबिटीज का पेशेंट कर पाएगा क्या, हार्ट का पेशेंट कर पाएगा क्या, हेल्दी इंसान करेगा क्या, सभी को कर लेना है और 10 दिन तक करके देखना कि भाई फायदा हो रहा है कि नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ फायदा होगा, लेकिन आप मेरी बात मत मान के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है, कुछ खोएंगे नहीं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द, इस पे मैंने किताब लिखी है द सर्केडियन डॉक्टर, राइट। मैं आपको कुछ लाया हूँ यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर के लिए, ठीक है, यहीं रख दो। तो सर्केडियन डॉक्टर अगर किताब आपको पढ़नी है, राइट, तो bishrup.com/ebook में जाएंगे तो ये किताब ई बुक फ्री डाउनलोड हो जाएगा, या अमेजन वगैरह तो मिल ही जाएगा। तो इसमें आपको पूरा साइंस पता चल जाएगा, इस छोटा सा जो मैंने बताया इसके पीछे का साइंस जिनको जानना है। दूसरा जो मेडिसिन है जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फूड एज मेडिसिन, राइट, फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज से पहले जिन्होंने DIP डाइट सुना है? ज़्यादातर आप में से, है ना, ठीक है। DIP डाइट इज अ काइंड ऑफ डाइट जो आज से 14 साल पहले मैंने डिज़ाइन किया था और तब से अब तक के कंसिस्टेंट रिजल्ट हैं। DIP डाइट के पूरे दुनिया में कई सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। ये bishrup.com/ebook में जाएंगे तो मेरी जो किताबें जो मैं बताता जाऊंगा वो सारी किताबें यहाँ पे फ्री डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। तो DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल भारत में आयुष मंत्रालय ने किया था 2018 से लेकर 2020 के बीच में, और इसका क्लिनिकल ट्रायल नेपाल सरकार ने भी किया था, ये उसकी चिट्ठी है, हालांकि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसका क्लिनिकल ट्रायल किडनी पेशेंट पे ये मलेशिया में भी लिंकन यूनिवर्सिटी ने किया था। बोलने का मतलब है कि इसके बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो गए और हमारे तो 14 साल से पेशेंट्स कर ही रहे हैं, आप में से भी काफ़ी लोगों ने हाथ रेस किया है। तो दूसरा मेडिसिन ये है कि जैसी कोई बीमारी हो, बीमारी का नाम कैंसर हो सकता है, उसका नाम डायबिटीज़ हो सकता है, उसका नाम हार्ट डिजीज़ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है उसका। आंख बंद करके जो भी आप खा रहे हैं उसको चेंज करके DIP डाइट। DIP डाइट क्या है उसको आपको समझना है, सिर्फ 3 ही स्टेप हैं। वो 3 स्टेप क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। स्टेप 1, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लाइव भी चल रहा है, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं ये आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लिख तो रहें लेकिन कुछ छूट जाएगा। DIP डाइट में स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है, कुछ नहीं खाना है। और कम खाने नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी खाएंगे फल खाइए, 3-4 तरह के फल खाइए। अभी जैसे आम मिल रहा है तो आम खाइए, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो जरूर खाइए। हमने ये देखा है कि डायबिटीज, पिछले 14 साल से बोल रहा हूं, डायबिटीज पेशेंट आम के सीजन में पेट भर के 2-3 किलो अगर आम खा सकते हैं तो कुछ ही दिनों में उनकी डायबिटीज गायब हो जाती है। मजबूरी होती है दवाई छोड़ने की, मजबूरी होती है इंसुलिन टेपर करने की, राइट। सो थैंक यू। आपके दिमाग में ये बात आ ही रही होगी कि इतने सालों से आम छोड़ के हम बैठे हैं, राइट, तो क्या आप ठीक हो गए? फिर अगर आपने आम छोड़ दिया तो क्या ठीक हो गए? एक्चुअली याद रखिए कि जो फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा है, लेकिन कहीं आप ठीक ना हो जाएं इसीलिए उस दवा से आपको दूर रखा जा रहा है। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल डायबिटीज पेशेंट पे हुए हैं, किडनी पेशेंट पे हुए हैं, हार्ट पेशेंट पे हुए हैं, और ट्रायल तो छोड़िए, इसी यहाँ पे भी आप में से कुछ लोग आपस में बातचीत करेंगे तो आप में से काफ़ी लोगों ने DIP डाइट ट्राई किया है। और ऊपर से आम का सीजन भी है, ये टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। 12 बजे तक 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वो मीठे फल भी हो सकते हैं या होने ही चाहिए, अंगूर हो सकते हैं, चीकू हो सकता है, आम हो सकता है, संतरा हो सकता है, केला हो सकता है, तरबूज हो सकता है, तरबूज हो सकता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरह के पेशेंट के लिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाटसोएवर काइंड ऑफ पेशेंट, राइट, वो किस चीज का पेशेंट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वांटिटी के लिए एंड काइंड ऑफ फ्रूट्स के लिए। बस ये कि जो मिल जाए आपको खाना है। 12 बजे तक खाना सिर्फ फल है, दैट इज स्टेप 1। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg, फॉर्मूले के अनुसार इंटू 10 दैट बिकम्स 700 और उसको ग्राम कर दिया, 700 ग्राम खाना है। ये एक इंडिकेटिव नंबर है, ऐसा नहीं कि 700 ग्राम पे अटकना है। अगर आपका मन 1 किलो खाने का कर रहा है तो वो भी खा सकते हैं, अपर लिमिट कितना भी रख सकते हैं, बट ट्राई टू अचीव कि भाई एटलीस्ट लोअर लिमिट इतना मेंटेन करें, राइट। लेकिन याद रखिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनकी मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ी कम ही होती है, तो थोड़ा कम खा के भी पेट भर जाता है उनका। तो वो जितने में आपका पेट संतुष्ट हो जाए उतने को रखिए, अगर आप नंबर को फॉलो नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन खाना फल है, दैट स्टेप 1। और स्टेप 2,
लंच और डिनर में क्या करना है, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 2 और प्लेट 1। प्लेट 2 में आपको वही सारी चीज रखनी है जो अभी भी आप खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब कुछ में रखिए। मतलब ये कि मैं कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, कम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिड्यूसिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं उससे पहले प्लेट 1 में 3-4 तरह के कच्ची सब्जी रख दीजिए, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह, ऐसी चीजें जो कच्चा खाया जा सके, और उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। पहले प्लेट 1 में मैं ये खा लूंगा और उसके बाद उठने से पहले प्लेट 2 में जो मैं अब तक खाता आया वही खाऊंगा। ये है, कई लोग चालाक होते हैं, वो बोलते हैं पहले मैं प्लेट 2 खा लूं फिर प्लेट 1 खा लूं, तो रिजल्ट भी अपोजिट ही आएगा। कई लोग बोलते हैं हम तो सलाद ऑलरेडी खाते हैं। आप देखेंगे घर में 4 लोगों की फैमिली है तो खाना वाना रख दिया, एक बीच में एक कटोरी में सलाद रख दिया और वो एक डेकोरेशन की तरह ही होता है, एक आध पीस खा भी लिया, नहीं तो वो पड़ा ही रह जाता है। ये सलाद मेडिसिन की तरह काम तब करता है जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपके बॉडी में जाता है। क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। आपको अगर ये किसी को लगता है कि इतना खाने के बाद तो मेरी भूख ही मिट जाएगी, अब तो मैं रोटी सब्जी कैसे खाऊंगा, आपको हैरानी होगी 3rd डे तक इतना खाने के बाद आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। यानी कि अभी अगर 2 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं तब भी इतनी रोटी खा जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले आपने 300 ग्राम या 400 ग्राम सलाद खा लिया। वो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा। तो मैं कोई कम खाने नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं तो ज्यादा खाने बोल रहा हूं। बस मैं ये बोल रहा हूं कि पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आपको सलाद खाना है। कोई बोलेगा मैं 350 नहीं खा सकता, तो 300 खा लीजिए, वो भी नहीं खा सकता 250 तो खा ही लीजिए, थोड़ा नेगोशिएशन चल सकता है यहाँ पे। लंच में यही करना है, आते हैं डिनर पे, डिनर में भी यही करना है। अब एक आखिरी स्टेप है, अवॉइड पैक्ड फूड एंड डेयरी एंड एनिमल प्रोडक्ट। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आती है, पैकिंग से आती है, उसे छोड़ दीजिए। कोई भी चीज जो जानवरों से आती है उसको छोड़ दीजिए। जैसे जानवरों से क्या आ सकता है, मीट मछली अंडा ये सब आ सकता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ ये सब आ सकता है। देखिए वैसे तो बचपन से हमने सुना है, आपने भी बचपन से दूध पिया है, मैं भी बचपन में दूध पीता था, कि भाई दूध तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जानवर का दूध उस जानवर के बच्चे के लिए होता है, उस हिसाब से वो डिजाइन होता है। गाय का दूध जो है वो गाय के बच्चे के हिसाब से डिजाइन है। गाय का बच्चा 6 महीने में 100 kg का गाय बन जाएगा, बड़ा हो जाता है इतना। तो इंसान को 100 kg होने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन गाय के दूध में फॉर एग्जांपल ज़्यादा होता है 15 गुना इंसान के बॉडी से। तो जब आप किसी छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ उस हिसाब से बड़ी होगी। लेकिन याद रखिए किसी चीज़ की ग्रोथ रेट अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसे कैंसर ट्यूमर भी बोला जाता है, राइट। और फिर हमें अपने बच्चे को इंसान बनाना है, कोई गाय भैंस तो बनाना है नहीं। तो याद रखिए इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार जरूर करता है लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है। अगर आपको ये लगता है कि दूध बहुत न्यूट्रिशियस है तो मैं तो ये बोलता हूं कि 1 हफ्ते के लिए, ओनली फॉर 1 वीक, जिंदगी भर तो दूध पिया है ना, तो अगर आपको लगता है कि उससे हड्डियां मजबूत होती हैं तो 1 हफ्ते के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां गल तो नहीं जाएंगी। आफ्टर ऑल दूध जिंदगी भर पिया है, 1 हफ्ता तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 1 वीक यू स्टॉप ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स। खास तौर पे वो लोग जो लोग दवाइयों पे हैं, डायबिटीज की दवाई पे हैं, इंसुलिन पे हैं, बीपी की दवाई है, एंजाइना हो रहा है, राइट, चेस्ट पेन हो रहा है, राइट, तो उनके लिए बोल रहा हूं। जो तो ऑलरेडी हेल्दी हैं वो तो जो कर रहे हैं वो करते रहें। जो तो हेल्दी नहीं है, जिनको पेन है डिस्कंफर्ट है मेडिसिन पे है, उनको बोल रहा हूं मैं। तो ये अवॉइड करना है। और क्या स्नैकिंग के लिए खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। धूप में बैठी थोड़ी बहुत देर, 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो आधे घंटे, वो भी नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट तो बैठ ही लीजिए। एवरी डे लिटिल बिट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जैसे ही आप ये करने लगेंगे, जो क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, जो हमने देखा पिछले 14 सालों में, आप में से भी कितने लोगों ने हाथ रेस किया, हमने देखा पहले 2 या 3 दिन के अंदर अधिकतर पेशेंट्स का ब्लड शुगर की दवाई छूट जाती है। 2 to 3 days, यानी कि अब तो आपको 7 दिन भी नहीं, 2-3 दिन में ही। इसीलिए हम बोलते हैं व्हेन यू स्टार्ट दिस, ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड शुगर की दवाई ले रहे हैं वो ब्लड शुगर चेक भी करना जरूरी है
क्योंकि ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा और दवाई भी आप लेते रहेंगे, इंसुलिन लेते रहेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। विद इन 3 days to 6-7 days ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ना अधिकतर लोगों की 80% लोगों की मजबूरी हो जाती है, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो हाइपो टेंशन हो जाएगा। विद इन 15 days हमने देखा अधिकतर लोगों के जोड़ों के दर्द वगैरह इनमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट साइन कि हाँ आराम मिल रहा है, रीजनेबली आराम मिल रहा है। और इसमें हमने देखा है 1 महीने के अंदर पहले महीने 10% वेट रिडक्शन होता है, फॉलोइंग मंथ 5% वेट रिडक्शन होता है, जब तक कि आपका नॉर्मल BMI नहीं आ जाता। जो लोग मोटे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो तो बहुत पतले हैं या नॉर्मल है उनका और वेट नहीं रिड्यूस होगा, शुरू में जरूर 2-3 किलो कम होता है। तो दैट इज द फूड एज मेडिसिन, कि खाना ही आपकी दवा है। लेकिन आपने क्या किया, एक कदम और आगे बढ़ा लिया, आपने टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन दोनों को जोड़ दिया कि ये खाना है, उस टाइम के हिसाब से खाना है। अब देखिए जब ये 2 मेडिसिन जुड़ जाएंगी तो आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तेजी से आता है, ये आप तभी एहसास कर पाएंगे जब इसको फॉलो करके देखेंगे, राइट। जिस तरह से अभी सारा काम छोड़ के टाइम लगा के यहाँ पे हैं आए हैं, ठीक उसी तरह से जो भी मैंने अभी बताया ये करके देखें। 2 मेडिसिन, यानी कि ये 2 मेडिसिन सभी को लेना है। आप में से कुछ लोग जिनके परिवार में या आपके दोस्तों में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट भी होगा फॉर एग्जांपल, राइट। तो जो कैंसर पेशेंट होते हैं, पहली बात तो कैंसर पेशेंट कौन लोग होते हैं ये कैसे पता चलता है, हु आर कैंसर पेशेंट्स, तो वो डॉक्टर बता देता है, राइट। डॉक्टर कैसे बताता है, वो फिर वही वाला टेस्ट करता है कोई, राइट। अब वो टेस्ट करता है तो टेस्ट की रिलायबिलिटी कितनी होती है, इस पे टाइम की पाबंदी है, लेकिन टेस्ट की रिलायबिलिटी जो होती है कैंसर टेस्ट की वो उतनी होती है जैसे मैंने पहले ही बताया जितना कॉइन टॉस की होती है। जैसे बायोप्सी हो गया, पेट स्कैन हो गया, अगर आप मेडिकल लिटरेचर देखेंगे तो उसकी उतनी ही रिलायबिलिटी होती है। अगर आपको मेडिकल लिटरेचर नहीं देखना है तो आप मेरी किताब पढ़ लीजिए, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये किताब कहाँ मिल जाएगी, वो जो मैंने आपको लिंक बताया था वहाँ मिल जाएगी, तो फ्री डाउनलोड है, वहाँ देख लीजिए। और जो वहाँ पे एविडेंसेस लिखे हैं उससे आप कन्फ्रंट कर सकते हैं उन डॉक्टरों को जिन्होंने टेस्ट कराया, या मुझे भी कन्फ्रंट कर सकते हैं, राइट। तो कैंसर पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस करते हैं हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं, 2-3 चीजें हैं। बायोप्सी कभी नहीं करने बोलते हैं, पेट स्कैन कभी नहीं बोलते हैं करने, बिकॉज पेट स्कैन बायोप्सी इतना खतरनाक होता है, उसको करते वक्त भी लोगों की जान चली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके करने से भी कैंसर आ जाता है, ये इसके भी एविडेंस उस किताब में है। तो मैं किताब का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकती, फिर भी आप रेफर कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, पहली चीज, पहली लक्षण, हीमोग्लोबिन लेवल अगर ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, 1 महीने के अंदर 5 यूनिट नीचे चला गया, तो यानी कैंसर एक्टिविटी हो रही है। साथ में एक्सट्रीम वीकनेस है, एक्सट्रीम पेन है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है साथ में, तो यानी कि बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी चल रही है। ऐसे पेशेंट को भी हम ये 2 मेडिसिन शुरू कर देते हैं जब हमारे हॉस्पिटल में, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, राइट। जैसे ये दोनों चीज शुरू कर देते हैं तो उनका वीकनेस कम होने लगता है, उनका दर्द कम होने लगता है, उनकी हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। तो जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो ठीक होने लगे। अब सिम्टम पूरे ठीक हो गए तो हम बोलते हैं कि आप अब स्वस्थ हैं, राइट। सो जो अभी तक 2 दवाइयां मैंने बताई हैं, ये 2 दवाइयां ऐसी हैं जो आप में से हर कोई आराम से ले सकता है, लेना ही चाहिए। एटलीस्ट एक बार करके देखिए, 3-4 दिन के लिए करके देखिए। अब तो मैं 10 दिन से 3-4 दिन पे आ गया है ना, तो 3 दिन का ट्रायल कीजिए, ना 2 दिन ना 4 दिन, 3 दिन। हमारा जो कैंप होता है हर महीने होता है हमारे हॉस्पिटल में, 72 आवर कैंप बोलते हैं। 72 आवर के लिए भर्ती कराते हैं बिकॉज मुझे पता है कि जब हम ये दोनों दवाई देंगे 72 आवर में फर्क आ ही जाना है फॉर 80% पीपल, तो इसीलिए 72 आवर का होता है। तो आप यही चीजें घर बैठ के 2-3 दिन के लिए करके देखिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट, 3 दिन का ट्रायल कीजिए। तो ये तो हो गया वो कि जो आप घर पे कर सकते हैं, और जो मॉडरेटली इल पेशेंट है उनके लिए। अब आता है अगला, जो ज्यादा बीमार है उनको हम क्या करते हैं, तो उनके लिए एक और तीसरी दवा है ग्रेविटी एज मेडिसिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट दवा है। जो क्रिटिकल केस आते हैं हमारे, ऐसे पेशेंट आते हैं ना जो डायलिसिस में ऑलरेडी हैं, राइट, ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतने मॉर्फिन डिपेंडेंट है, उनको इतना दर्द है कि भाई वो दिन में 2 बार मॉर्फिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं।
तो जब क्रिटिकल पेशेंट हैं, आप में से कोई भी क्रिटिकल नहीं है तभी आप यहाँ पे हैं, जो भी अपने पैरों पे चल के यहाँ पे आप आ रहे हैं, इतनी देर तक बैठ पा रहे हैं, तो आप क्रिटिकल में तो है नहीं ना, क्रिटिकल वाला तो घर बैठा हुआ ना इस वक्त। तो जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको हम अगर हमारे हॉस्पिटल में होते हैं या हमसे मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उनको हम तीसरी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो ये दवाई के बारे में जानकारी ले लीजिए, कभी किसी को जरूरत पड़े तो उनको दिया जा सकता है। ये ग्रेविटी एज मेडिसिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रिटिकल केस में तो ये बड़ा लाभ देता है। इसको समझने के लिए इतना समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। समझना यह है कि जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरा हार्ट ब्लड को ऊपर सिर तक पहुंचा रहा है ना, जबकि ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है ना। लेकिन एक संतुलन बनाए कि हार्ट ब्लड को ऊपर फेंक रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एक संतुलन बनाए तो हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, सब लोग जिंदा है। लेकिन कुछ लोगों में जब हार्ट थोड़ा कम काम करने लगेगा, या फिर नॉर्मल हेल्दी इंसान में भी, आप सब में इंक्लूडिंग मी, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं और 20 मिनट तक बिना हिले खड़ा रहूंगा तो धीरे 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 हमारी जो ग्रेविटी है वो हावी होती जाएगी, हार्ट थोड़ा वीक पड़ता जाएगा, तो ब्लड, सिर से ब्लड वो इकट्ठा होना शुरू होगा पैर की तरफ, और जब सिर में ब्लड कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। ये आप सबने अपने बचपन में स्कूल असेंबली में देखा है, देखा ही नहीं देखा? स्कूल असेंबली में बच्चे खड़े अचानक धड़ाम से गिरते हैं, हमें ये लगता है कि बच्चा गिर गया क्योंकि कमजोर है, धूप लगी, कई सारे और वजह सोचते हैं। मेन वजह क्या है, कोई भी इंसान आप करके देखिए, थोड़ी बहुत कभी खड़े रहेंगे ऐसे बिना हिले तो धीरे 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 आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हेल्थ खराब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वॉल्यूम कम है, हाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़े। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पोस्चर है व्हेन यू स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट, तो ये सभी के साथ ही होगा। स्कूल में उन बच्चों के साथ होता था जो डिसिप्लिन बच्चे हैं, जय टीचर ने बोला सावधान खड़े हो जाओ, वो साधे होंगे। जो तो थोड़े नटखटी हैं वो तो हिलते डुलते रहते हैं, तो वो कभी नहीं गिरेंगे, राइट। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ये समझाने के लिए कि ग्रेविटी का आपके बॉडी में एक रोल है, और वो रोल को समझ के हम ग्रेविटी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज ग्रेविटी इन आवर फेवर। तो याद कीजिए वो समय जब कोरोना का दिन था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, आपको याद आ रहा है? लोग अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर भर भर के रखते थे, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो उन कुछ लोगों की बॉडी उस ऑक्सीजन को क्यों नहीं ले पा रही है, उनको सिलेंडर क्यों जरूरत पड़ रहा है। उस वक्त हमारा कोविड सेंटर था 1100 बेड का, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, राइट, यहाँ तो अहमदनगर में था वो। हमारे हॉस्पिटल में, कोविड सेंटर में जब पेशेंट आते थे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, हमें ये पता है कि इस वक्त आप जो सांसें ले रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, एयर है, ऑक्सीजन एक छोटा हिस्सा है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन सांसों से लेंगे तो उससे लंग में निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया से ही तो बचना है हमें। तो ये प्रैक्टिस जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, इससे इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा, उसके सांसों को, उसकी ब्रीदिंग खुद ब खुद होनी चाहिए। हम क्या करते थे ऐसे पेशेंट को, आज भी हम अपने हॉस्पिटल में यही करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम ग्रेविटी एज मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन दे देते हैं। कैसे देते हैं मैं आपको दिखाता हूं, हाउ वी डू इट। अब मान लीजिए जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो ये आप बैठे हैं, मैं भी इसको मैं थोड़ा इधर कर लूं क्या, स्क्रीन चालू कर दो, स्क्रीन चालू कर दो। तो बैठे हैं आप, मैं भी ऐसे बैठा हूं। अब आप गौर करेंगे कि पेशेंट जो हैं, जो टीवी में आपने देखा था, सांसें नहीं फूल रही उनकी, वो गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो पेशेंट अक्सर गाड़ी के पहले सीट पे या पीछे वाली सीट पे ऐसे ऐसे और ट्राइंग टू ग्रास्प द ब्रीथ, ऐसे लेटे होते थे। इस वक्त जबकि आप सब हेल्दी हैं, अगर अपने पोस्चर को अभी ऐसे कर लेंगे तो आपकी सांसें आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप चाहे तो करके देखिए, जैसे ऐसे करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबली, राइट। क्यों? जैसे हम ऐसे करते हैं तो जो हार्ट है वो ऊपर आ गया, लंग नीचे आ गया, लंग की जो कैपेसिटी है 20% रिड्यूस हो गई, और जिससे हार्ट नीचे क्यों आएगा, ग्रेविटी ने नीचे खींचा, आफ्टर ऑल हार्ट ऊपर है, तो इससे आप में ब्रेथलेसनेस आ जाएगा। हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि भाई इसका ठीक उल्टा, आप ऐसे जैसे बैठेंगे, ऐसे बैठते ही हार्ट नीचे आ गया, लंग ऊपर है,
तो लंग को स्पेस मिल गया, खुल गया, राइट, हार्ट नीचे क्यों आया, ग्रेविटी इज पुलिंग इट। तो आप ये पोस्चर में आप गौर करेंगे, आपकी खुली सांस आ रही है, फिर ऐसे कीजिए आपकी सांस अभी के अभी रुक जाएगी, फिर ऐसे कीजिए आपकी सांस आने लगेगी। तो ये जो है, जो पोस्चर है, इट मेक्स द होल डिफरेंस कि किस पोस्चर में आप बैठे। आप हमेशा गौर करेंगे जब भी कभी कोई पेशेंट लेटा होगा कहीं भी हॉस्पिटल में, तो वो किस पोस्चर में लेटा होगा, यहां दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा आगे ले आएं, या कैमरे से वो दिखेगा, कैमरा आ जाएगा वहां पे, आ गया ना। अब आप देखिए, ये आपके समझाने के लिए ये डॉल दिख रहा है ना, ये डॉल लेटी है, आप देख रहे हैं, ये इंसान ऐसे जब लेटता है तो हार्ट ऊपर है ना, लंग नीचे है। इस पोस्चर में लंग की कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। जिसका लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसके लिए सांसें लेना और तकलीफदायक। हमारे हॉस्पिटल में आज भी, या तब कोविड सेंटर में भी हम ये करते थे कि डॉक्टर ने बोला इनको वेंटिलेटर में इमीडिएटली ले जाओ, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर पे है। हमने वेंटिलेटर को तो मना कर ही दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हटा दिया, अब वो सांसें कैसे लेगा। हम यूज करेंगे ग्रेविटी। हम ग्रेविटी कैसे यूज करेंगे, जैसे ही हमने पेशेंट के पोस्चर को उल्टा कर दिया, ये यानी कि पेट के बल पेशेंट को जैसे ही हम लिटाते हैं, आप गौर करेंगे, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन, इस पोस्चर में जैसे ही लिटाया, SpO2 चेक करेंगे, उसके सिम्टम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई, जबकि हम ऑक्सीजन सिलेंडर हटा चुके हैं, राइट। तो हमने सिर्फ एक चीज किया, प्रोन वेंटिलेशन, उसके पोस्चर को लिटा। जब भी किसी को सांसें ना आ रही हो, तो तब जब वो पेट के बल लेटने लगेगा, और अगर बैठा है तो आगे झुक के बैठेगा, तो सांसें आने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा साइंस है, इसको समझना होगा। और अगर तब भी ना हो तो एक और साइंस इसमें जोड़ देते हैं। एक छोटा सा फैन, जो चाइनीज फैन आता है, उसको लेके पकड़ा देते हैं, और जब उसकी हवा यहाँ लगती है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर है जो लंग को खोलता है। तो जब हवा पड़ती है तो रिसेप्टर स्विच ऑन होता है, जिससे लंग को ओपन होता है। तो पंखा हमारे हॉस्पिटल जगह जगह पे लगा हुआ है, पेशेंट को पकड़ाया या नर्स ने पकड़ लिया और लंग खुल गया, सांसें आने लगती। अब पीछे नहीं आ रही, किडनी के पेशेंट कैसे पहचानेंगे, 2 लाइन में बता देता हूं। किडनी के पेशेंट अक्सर बोलते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया। वो उस बातों में जाएंगे तो आप एक टेस्ट के फ्रॉड में फंस जाएंगे। किडनी को पेशेंट को पहचानते हैं हम। मान लो कोई पेशेंट आता है या इंसान आता है, बोलता है कि मैं किडनी का पेशेंट हूं, सबसे पहले नजर पड़ती है उनके पैरों पे। पैर में सूजन दिख रही कि नहीं, जितनी दूर है मैं आपसे हूं, इतनी दूर से दिख रही कि नहीं। लेंस लेके देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्लियरली अगर दूर से ठीक ठाक स्वेलिंग दिख रही है, यह है पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, ब्लड प्रेशर दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, 200/100। तीसरा, उसका पेशाब पूरे 24 घंटे में 500 ml से भी कम, आधा लीटर से भी कम। तीसरा। चौथा, अक्सर खुजली होती है, उल्टी होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, इस तरह के सिम्टम। अगर ये सारे सिम्टम हैं तो ये असली किडनी पेशेंट। तो इसको ठीक कैसे करेंगे हम? इनमें सबसे पहली चीज जो हमें ठीक करनी है, उसके पेशाब के आउटपुट को बढ़ा दो और सूजन को घटा दो। तो जब पेशाब का आउटपुट बढ़ेगा, सूजन घटेगी, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो ये कैसे करते हैं हम? इसके लिए हम करते हैं व्हाट वी कॉल एज हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट, हेड डाउन टिल्ट क्या है, दोबारा स्क्रीन पे आ जाना। आप कभी हमारे हॉस्पिटल आइए तो आप देखेंगे कि ये बेड आप देख रहे हैं, राइट। इस बेड में पेशेंट को लिटा दिया, इस बेड को मैंने इंक्लाइन कर दिया बाय 10 डिग्री, 3 ईंटें यहां रख दी, तो इंक्लाइंड हो गया ना बेड। पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ। ऐसे जब पेशेंट 2 घंटे लेटते हैं तो 2 घंटे के अंदर उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उनकी स्वेलिंग कम होने लगती है। ये दोनों चीज जब वो हासिल कर लेते हैं और लगातार ऐसे अगर 15 दिन 20 दिन तक रोज 2-2 घंटे कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि वो जो सिम्टम्स थे, जो क्लासिक सिम्टम ऑफ किडनी, वो गायब हो जाता है। ये भी एक ऐसी चीज है जो घर पे ही कर सकते हैं। तो पहले तो जब पेशेंट फोन करते हैं तो
तो हम बोलते हैं कि पहले तो ये घर पे करके देख लो। अगर तो आप ये रिजॉल्व हो जाता है आपके सिम्टम्स तो आने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने बेड को टिल्ट किया, हमने ग्रेविटी को यूज किया। जब मैं खड़ा हूं तो मेरा ग्रेविटी नीचे काम खींच रहा है, मेरा हार्ट ऊपर खींच रहा है, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन जब इस पोस्चर में लेट गए तो हार्ट के डायरेक्शन में ग्रेविटी आ गई, राइट। तो ग्रेविटी एंड हार्ट आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। जब सेम डायरेक्शन में आ गई तो जो पैरों का जो ब्लड है वो किडनी में जाके पूल होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो जब किडनी में इकट्ठा होगा तो किडनी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब बढ़ गया, सूजन घट गया, ये दोनों के होने से ब्लड प्रेशर घट गया, ये तीनों के होने से ब्रेथलेसनेस घट जाएगी, राइट। बॉडी के अंदर बोझ घटेगा तो ब्रेथलेसनेस घट जाएगी, और ये सारे ठीक हो गए। यानी कि किडनी का पेशेंट जो कि आपके दिमाग में बिठाया गया कि भयंकर बीमारी है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट का कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका ये सोल्यूशन है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई मेरी बनाई हुई टेक्निक नहीं है, ये साइंटिफिकली पहले से ही प्रूवन है। और वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स अगर आपको चाहिए, जो किताब मैंने आपको दिखाई उसमें पढ़ लीजिए, 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन जो किताब है। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटी एज मेडिसिन, कि आप ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं अपने इलाज के लिए, राइट। तो इसके बाद लेकिन ये सभी को जरूरत नहीं है। अगर कोई किडनी पेशेंट में बताया, कोई लंग पेशेंट में बताया, कोई इस तरह की परिस्थिति आ गई जो इमरजेंसी परिस्थिति बताया, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में मैनिपुलेटिंग द बॉडी हम उसको एक रिलीफ दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज का पेशेंट है। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज क्या है कि डकार आना, राइट, या फिर वो गैस बनता है तो चेस्ट में पेन होता है, लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरह का कोई पेशेंट हो, जब इस तरह का कोई पेशेंट होता है तो उनको हम बोलते हैं HUT, हट, हेड अप टिल्ट, राइट। दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट अगर आपके पास हैं तो ये बेड में आप सो रहे हैं, हम क्या करते हैं उनके बेड को थोड़ा सा सिर के यहां से टिल्ट कर दिया, एक एक ईंट लगा दी 3-4 डिग्री एंगल पे, राइट। अब उनको बोलते हैं कि यही आपका बिस्तर है, रात भर इसी पे सोना। जब ऐसे सोते हैं तो जो गैस्ट्रिक है वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है ऑलरेडी, वो इंक्लाइंड है, वो फ्लैट नहीं है। फ्लैट में तो आएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो वॉल्व है, वो वॉल्व हम सबका वो फूड को ऊपर नहीं आना देता, लेकिन कुछ लोगों का वॉल्व खराब हो गया है तो उनका ऊपर आ जाता है। लेकिन जब उनको इस पोस्चर में हर दिन सुलाते हैं, हर रात सुलाते हैं, तो वो वॉल्व को टाइम मिल जाता है अपने आप को रिकवर करने का, और ग्रेविटी की मदद से वो जो फूड है वो ऊपर भी नहीं आ रहा। तो एक दिन में अगर आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखता है तो यानी कि आपके बेड के नीचे तो भाई एक तरफ ईंटें लगेंगे, एक एक, राइट। तो मैंने आपको बताया कि स्टमक के केस में, किडनी के केस में, लंग के केस में हाउ ग्रेविटी बिकम्स द मेडिसिन। सोचिए जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक ऐसी चीज ग्रेविटी जो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, राइट। बस इसी तरह से ग्रेविटी को कई सारे और तरह से हम यूज करते हैं अलग अलग, लेकिन मुख्य जो मैंने आपको बताया वो ये है। तो अब बात करते हैं द नेक्स्ट मेडिसिन। मैंने आपको बोला 5 मेडिसिन बताऊंगा, तो हम 3 पे पहुंचे अभी तक, राइट। चौथा मेडिसिन है हीट एज मेडिसिन। जहां कहीं भी हीट पहुंचा दें वहां की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हीट एज मेडिसिन की बताता हूं, मुझे लगता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये आपके साथ सबसे ज्यादा काम आएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, किसी भी बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी में, अभी तक हम बता रहे थे लाइफस्टाइल, अब आता है इमरजेंसी कंडीशन में हीट को यूज कर सकते हैं। हम हीट को यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, या फिर हम पेशेंट को बताते हैं वो घर पे कर ले। मान लीजिए कोई ताकतवर से ताकतवर प्राणी, हाथी फॉर एग्जाम्पल, गेंडा, देखिए देखिए अब दोबारा आ गई। तो दूसरी माइक है तो उसमें देखते हैं जरा, क्या पता इसमें ठीक है क्या, इसमें आवाज ज्यादा ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ठीक है, उसमें गड़बड़ था, दोनों ही रहने देते हैं। तो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी दिमाग में सोच लीजिए गैंडा, हाथी, अगर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को हटा देते हैं, क्या वो ताकतवर प्राणी जिंदा रह सकता है?
नहीं रह सकता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वॉट एवर मे बी द एनिमल, वो जिंदा नहीं रह सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक इसी तरह से 40 डिग्री के ऊपर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का वायरस जिंदा नहीं रहता है। वेरी सिंपल, राइट। तो जब भी आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है, वायरल इन्फेक्शन, जिसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, कोई लोग कोरोना बोलते हैं, कोई लोग कफ एंड कोल्ड बोलते हैं, तो अगर आप आधे घंटे के लिए अपने बॉडी में 40 डिग्री टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं हीट एज मेडिसिन, दे दें, तो आप इजीली यू कैन कम आउट ऑफ द फीवर। मैं आपको एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, या घर पे आप किस तरह से कल से करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आपके। इसमें हमें क्या करना है कि एक बाल्टी लेनी है, ये रहा बाल्टी, छोटा सा, राइट, और बाल्टी के अंदर पानी, स्क्रीन लगाओ यार, बाल्टी के अंदर पानी होगा 42 डिग्री सेल्सियस। ये 42 याद कर लीजिए, 40, एक थर्मोमीटर खरीद लीजिए कहीं से, ताकि 42 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, ठीक ठाक गर्म होता है। इतना नहीं कि आपके स्किन को जला देगा, लेकिन इतना कि आपको फील कराएगा बहुत गर्म। और मान लो अगली बार कभी किसी को फीवर होता है, बुखार, अरे बुखार हो गया, तो फास्टेस्ट तरीका बुखार को ठीक करने का, आधे घंटे में अगर आपको ठीक होना है तो 42 डिग्री सेल्सियस पानी इसमें डाला बाल्टी में, और आप बैठ गए दोनों पैर लेके, और आप बैठ गए आधे घंटे के लिए, राइट। तो जब आप इस तरह से बैठेंगे, हर 5 मिनट में आपका पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, तो 5 मिनट में एक और बाल्टी रखा, और हर 5 मिनट में एक मग पानी रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि और ज़्यादा गर्म है, सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर टू 42 डिग्री। 30 मिनट अगर आप करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो फीवर था वो गायब हो गया। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, एक तो पहले से ही बुखार है, ऊपर से मैं बॉडी को और गर्मी दे रहा हूं। यही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको समझना पड़ेगा, कि जो फीवर है वो अपने आप में बीमारी नहीं है, हमें पता है, वो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जब किसी को वायरल या बैक्टीरियल अटैक होता है, जब इन्फेक्शन आता है, तो बॉडी उस इन्फेक्शन को मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, और वो जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन आपके शरीर को उस टेम्परेचर को बढ़ाए रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से मिलता है? बॉडी से ही मिलता है। और बॉडी की ऊर्जा टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगी तो आप कमज़ोर फील करने लगते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉडी को बोला, भाई आपको गर्मी चाहिए ना, तो अगर गर्मी चाहिए तो मैं गर्मी देता हूँ, राइट, सपोर्ट करने के लिए, फीवर, आर्टिफिशियल फीवर। तो दोनों पैर को, टांगों को हमने बाल्टी में रखा। टांगों को ही क्यों रखा? क्योंकि जिस तरह से ये एक हार्ट है, मेडिकली आपका जो काफ मसल है, पिंडली जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्ट, दिस कॉल्ड सेकेंड हार्ट। जब आप चलते हैं, हिलते डुलते हैं, तो जितना आपका हार्ट का एक चैम्बर ब्लड इजेक्ट करता है, उतना ही ब्लड इजेक्ट करता है आपके दोनों काफ मसल्स। तो ये सेकेंड हार्ट है। तो जैसे ही वो सेकेंड हार्ट, ये वाला पोर्शन पानी में डूबा, तो यहीं सारे ब्लड वेसल है, तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपका फीवर गायब। इसमें कई सारे ट्रायल्स हुए और ये देखा गया, पैरासीटामोल जितनी तेज़ी से आपका टेम्परेचर घटाता है, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये घटाता है। पैरासीटामोल का असर चले जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा, लेकिन ये अक्सर एक बार करने के बाद फीवर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वायरस तो मर ही चुका पूरा। तो ये, इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, हीट एज मेडिसिन। ये कैसे, कहाँ काम आएगा? ये सिर्फ एक जगह काम नहीं आएगा, कई जगह काम आएगा। मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया किस दिन और दवाई नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, हीट एज मेडिसिन करेंगे, तो अबाउट 10 to 20 mmHg ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। ये हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में अक्सर। तो ये अगर किस दिन नींद नहीं आ रही हो, तब आप ये करेंगे आधे घंटे तक, तो नींद आने लगेगी। कैसे नींद आएगी? जब आपने ये किया तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जब करना छोड़ दिया तो टेम्परेचर दोबारा से, टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है, दैट गिव्स यू द ट्रिगर ऑफ स्लीप। दो चीजें होनी चाहिए बॉडी में तो आपकी स्लीप आएगी।
ब्लड प्रेशर डाउन, टेम्परेचर डाउन, राइट। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म पानी में सेकेंड हार्ट को रखते हैं तो आपका ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, खुल रहा है। जितना ये खुलेगा उतना ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, राइट। तो एक ही तीर से कई निशाने लगा रहे हैं आप। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट है जिसे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं बोलता अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बोलते हैं। तब आप आधे घंटे के लिए करेंगे तो आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपका बॉडी एक, अगर बॉडी में फिजिकल एक है, थकावट हो जाती है कई बार पूरा दिन काम करने के बाद, तो शाम को जाके आप आधा घंटा करके देखिए, एक ही बार करके देखिए। एक ही बार में अगर आपको फ़ायदा होना है, एक ही बार में दिख जाएगा, अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो अगर आप में स्ट्रेस है, इट विल हेल्प टू रिड्यूस। अगर आप में बॉडी एक है पूरे दिन के फैटिक के बाद, इट विल हेल्प टू रिड्यूस। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने में करेगा। अगर आपको फीवर है, वो तो है ही है। तो आप देख रहे हैं कि हीट एज मेडिसिन, राइट, किस तरह से हीट आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। कई बार जो ऐसे पेशेंट हैं जिनके बॉडी में कैंसर के पेन होते हैं, तो उनको भी हम बोलते हैं यूज़ दिस एज मेडिसिन। ये कैसे आपके बॉडी के पेन को कम करता है? सेकेंड हार्ट पानी में जब डूब जाएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर कई सारे इम्यून एक्टिविटीज स्विच ऑन हो जाते हैं, जिससे आपका जो पेन का जो सेंसेशन है वो लिटरली कम होने लगता है। तो जो मैंने कंडीशंस बताए, ये कंडीशन अगर कभी आप में होती है, चाहे बीपी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो बुखार हो, राइट, तो इनमें से या वो नींद का ना आना हो, एक बार करके देखिए, 30 ही मिनट लगेंगे और एक बार में आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है, हीट एज मेडिसिन, राइट। तो कई बार हम दो मेडिसिन को जोड़ देते हैं, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अभी तक हमने कितनी मेडिसिन की बात की? 4, राइट। तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट जब आते हैं तो हम चारों को जोड़ देते हैं। मान लो हमारे पास डायलिसिस का पेशेंट आया जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। क्या आपने कभी देखा कि डायलिसिस की पेशेंट की डायलिसिस छूट गई? कभी नहीं छूटती। हर दिन और बुरा हो जाता है, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, फिर बोलेंगे अब ये भी नहीं काम करता, ट्रांसप्लांट कराओ, ये तो मरो। यही होता है। तो ऐसे पेशेंट को, अगर आपके आसपास ऐसा पेशेंट है तो उनको ये बात दिखाइएगा। हम ऐसे हॉस्पिटल में करते हैं, बट इंटरेस्टिंगली ये घर पे भी किया जा सकता है। हम ये चारों दवाइयों को एक साथ जोड़ देते हैं। टाइम एज मेडिसिन क्लियर हो गया, फूड एज मेडिसिन क्लियर हो गया, राइट। और बाकी 2 मेडिसिन को कैसे जोड़ते हैं ये इंटरेस्टिंग है। इसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है। हॉट वाटर इमर्शन वाला वीडियो है, हॉट वाटर हॉस्पिटल, आप जाके देख लो। तो ये हम हॉट वाटर इमर्शन में क्या करते हैं, इसमें इधर भी दिखाएंगे, मैं इधर हाथ से भी दिखा देता हूँ साथ में। एक बाथटब, अब वीडियो दिखा दो वहां से। हाँ, लाइव तो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। तो आप देखिए, ये बाथटब है। बाथटब में हम बिठा देते हैं पेशेंट को। ये पेशेंट बैठा हुआ है बाथटब में, और बाथटब में पानी यहाँ तक है, राइट। और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए, 40 डिग्री। डायलिसिस का पेशेंट जब इस तरह से बैठ जाता है पानी के टब में जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस का पानी हो, और ऐसा वो 2 घंटे तक अगर बैठ पाता है, राइट, इतना टाइम है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ डायलिसिस, ऑटो डायलिसिस। उसकी डायलिसिस कुछ दिनों में धीरे धीरे छूट जाती है। कैसे छूटती है इसको आपको समझना है। जब इस तरह से पानी में बैठते हैं तो 2 तरह की मेडिसिन वो ले रहा है, हीट एज मेडिसिन, एंड दूसरा मेडिसिन कौन सा है? ग्रेविटी एज मेडिसिन। किस तरह से ले रहा है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। मेडिकली स्किन को बोलते हैं द 3rd किडनी, आपको पता होगा। आप पेशाब का सैंपल लीजिए और पसीने का सैंपल लीजिए, लैब टेस्ट कराएंगे, दोनों में सेम ही चीज़ मिलेंगी। पेशाब में और आपके पसीने में दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, शुगर मिलेगा। तो आपका पेशाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इज़ वेरी सिमिलर टू द इंग्रेडिएंट ऑफ योर आपके पसीने का, आपका स्वेट का, राइट।
इसीलिए स्किन को बोलते हैं थर्ड किडनी। जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई है उनकी तीसरी किडनी हम एक्टिवेट करते हैं बाय यूजिंग फूड एज मेडिसिन एंड बाय यूजिंग बाय यूजिंग ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अब देखिए, मान लीजिए ये बाथटब है जो आप देख रहे हैं और यहाँ पानी यहाँ तक है, गर्दन तक, नीचे शोल्डर तक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पेशेंट्स में, तो ये सारे किडनी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे जाते थे एक टाइम पे, और जब इस तरह से बैठे जैसे आप देख रहे हैं, तो जो पार्ट्स पानी के ऊपर है उस पार्ट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना आपके है, जितना मेरे है। जो पार्ट बॉडी पानी से नीचे है, पानी से नीचे यानी कि पानी में जो पार्ट इमर्स्ड है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, तो बॉडी के 2 हिस्से हो गए और निचले हिस्से में प्रेशर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले हिस्से में, और सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके पैरों में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डूबा हुआ है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है अलॉन्ग विद द हीट, ये दोनों चीज़ जब एक साथ हो जाता है तो आपका जो स्किन है वो थर्ड किडनी का काम करने लगता है, दैट वर्क्स लाइक ए किडनी। तो आपके स्किन के अंदर से, स्किन के पोर्ट से एक्स्ट्रा क्रेटिनिन, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा फ्लूइड वो बाहर निकलने लगता है। इसीलिए 2 घंटे बाद जब इन पेशेंट्स को मैं पानी के उठने के बाद दोबारा उनका वेट चेक करता हूँ तो देखता हूँ उनका वेट 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो भी 2 घंटे के अंदर ही कम हो गया। वो जो वेट कम हुआ वो वाला वेट था जो किडनी रिलीज नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए वो डायलिसिस कराता था। लेकिन ये वेट किडनी अभी भी ठीक नहीं है, इसका मतलब अगले 2 दिन में या 1 दिन में दोबारा से वेट बॉडी एक्यूमुलेट कर लेगा। तो हम बोलते हैं कल फिर कर लेना ये वाला 2 घंटे के लिए, परसों फिर कर लेना। तो जब हम रोज रोज करते हैं तो किडनी को मौका मिलता है टू रिवाइव, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं करा रहे हैं पेशेंट को, साथ में उसको टाइम एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन भी करा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था फूड एज मेडिसिन में कि किडनी पेशेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि इट इज़ हेल्पफुल टू रिवाइव द किडनी। एक तरफ तो किडनी को रिवाइव करने के लिए फूड एज मेडिसिन एंड टाइम एज मेडिसिन है, और दूसरी तरफ उस वक्त बॉडी के सपोर्ट के लिए, डायलिसिस से बचने के लिए हमने हॉट वाटर इमर्शन ये करा दिया। आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से कई सारे टब बने हुए हैं और उसमें पेशेंट को हम 2 घंटे के लिए बिठाते हैं। शुरू में जब हम बिठाते हैं तो सिर्फ यहीं तक पानी होता है, क्योंकि यहाँ तक पानी में बैठना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। मतलब जब आप बैठेंगे आपको लगता है बैठना ही तो है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जब आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि मानो जैसे कि आप जिम में दौड़ रहे हो, उतनी थकावट होती है। क्योंकि आप तो स्टेशनरी बैठे हुए हैं, लेकिन जब इसमें बैठते हैं, इस तरह से सिचुएशन बैठते हैं, तो आपका कार्डियक आउटपुट 20% बढ़ जाता है, सिमिलर टू जब हम दौड़ते हैं। तो थोड़ी देर में ही आप हाँफने लगेंगे। जब आप हाँफने लगे हम बोलते हैं कि तब आप वहाँ से उठ जाओ, लेकिन हर दिन आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। एक टाइम आता है 10-15 दिन में जब 2 घंटे तक भी आराम से बैठ लेते हैं। जितना ज़्यादा बैठेंगे हम, 2 घंटा बोलते हैं मैक्सिमम टाइम पर डे, राइट। कोई बोलेगा इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप सोचिए सही, हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जा रहा है तो उसमें भी तो टाइम लग रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। और डायलिसिस में ये कोई प्रॉमिस नहीं कि वो ठीक हो जाएगा एक दिन, प्रॉमिस ये है कि वो और ज़्यादा डिटोरेट करेगा। इसमें तो ये प्रॉमिस है कि वो ठीक भी हो जाएगा, पैसा भी नहीं लग रहा, घर पे ही करना है, नुकसान कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 तरह की दवाइयों को कंबाइन कर दिया, हीट एज मेडिसिन एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो बेसिकली टोटल 4 तरह की मेडिसिन है। मान लो जो हमारे कैंसर पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, किसी भी तरह के कैंसर पेन में, उनको भी हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन बैठ जाओ, दिन में 2 बार बिठाते हैं 1-1 घंटे के लिए। तो इक्विवेलेंट टू मॉर्फिन से जो पेन रिलीफ मिलता है उसके लगभग बराबर काम करता है। मॉर्फिन की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें साइड इफेक्ट है, इसमें साइड बेनिफिट है, राइट। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सेफेस्ट हो, जो फास्टेस्ट हो, राइट, जो एविडेंस बेस्ड हो एंड इकोनॉमिकल भी हो। इन सब के एविडेंस के लिए मैं साथ साथ बुक का भी रेफरेंस देता जा रहा हूँ, क्योंकि एविडेंस अदरवाइज अगर मैं एक-एक करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। वो बुक देखेंगे तो सारे एविडेंस बेस्ड है, राइट। ये जो बता रहा हूँ ये सारे एविडेंस बेस्ड है, और एविडेंस कलेक्ट करके फिर हमने अपना प्रोटोकॉल बना दिया है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से नाउ वी हैव द 4 मेडिसिन। अब एक आखिरी मेडिसिन रह गया, द 5th मेडिसिन, दैट इज अर्थ एज मेडिसिन, राइट। या हम बोलते हैं, हाँ पीपीटी लगा दो, पीपीटी लगा दो, 0 वोल्ट मेडिसिन। ये एक ऐसी मेडिसिन है
जो सारे जानवरों के पास है इंसान को छोड़ के। इसीलिए पूरे दुनिया में जब भी कहीं अर्थक्वेक होता है सिर्फ इंसान मरते हैं। गौर किया कभी आपने? जानवर नहीं मरते। जानवर अर्थक्वेक से कुछ दिन पहले से ही भागना शुरू कर देते हैं, वो जगह खाली कर देते हैं। चींटियां कुछ महीने पहले से अपना रास्ता बदल देती है, वो जगह छोड़ देती है। राइट, पक्षी वहाँ से गायब हो जाते हैं। दुनिया के जितने सारे जानवर प्राणी हैं, और इसे हम बोलते हैं 0 वोल्ट एज मेडिसिन। इसको दुनिया के जितने सारे प्राणी हैं वो सारे प्राणी को पहले से ही पता होता है कि अभी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली, तो उससे पहले भाग लो यहाँ से, और वो नहीं मरते हैं। जो जानवर इंसान ने बांध रखे हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन वो भी छटपटाते हैं, उनकी बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान देखता है, जैसे 1978 में हुआ था चाइना में, कि जानवर गांव को खाली करके जा रहे हैं, तो इंसान को समझ आ गई कुछ तो गड़बड़ है। इंसान ने भी जानवर के साथ भाग गए, और वहाँ बहुत भयानक अर्थक्वेक आया। उसके बाद ना तो जानवर मरे ना इंसान मरे। तो हम इंसान अपने आप को समझते हैं कि हम पृथ्वी के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग हैं। अगर ऐसा है तो जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की बात आती है, तो वहाँ इंसान को समझ क्यों नहीं आता, बाकी जानवरों को कैसे समझ आ जाता है? यही बात हम कर रहे हैं। इसे आप बोल सकते हैं 0 वोल्ट मेडिसिन। 0 वोल्ट मेडिसिन बड़ा ही सिंपल है। आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मान लो ये फ़ोन है और ये फ्लाइट मोड में है। राइट, फ़ोन को मैंने फ्लाइट मोड में किया हुआ है ताकि यहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। और अब इसके बाद जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि इसके बाद मेरी फ़्लाइट है, मैं विदेश जा रहा हूँ, फैमिली ट्रिप में जा रहा हूँ। तो अब ये फ़्लाइट मोड में है। यहाँ जो भी टाइम है मान लो 12 बजे दिखा रहा है। अब जिस भी कंट्री में जाऊँगा और फ्लाइट मोड पे ही अगर रहेगा तो टाइम कौन सा दिखाएगा? यहीं का दिखाएगा ना। अगर मैं फ्लाइट मोड को हटाऊंगा नहीं तो मैं दुनिया में कहीं भी चले जाऊं, जो टाइम दिखाएगा वो भारत का टाइम दिखाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं वहीं का टाइम आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे वहां के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं नेटवर्क से कनेक्ट करूंगा, 1 आध मिनट के अंदर ये रीसेट होगा। अब उसी टाइम जोन में आ गया, वही दिखा रहा है। ये तो क्लियर है हम सबको, है ना। अब आ जाते हैं अपने ह्यूमन बॉडी पे। जब आप भारत से विदेश जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस जाते हैं, जो कि बहुत दूर है, तो आपने गौर किया होगा कि काफ़ी दिन तक आपको जेट लैग होता है। जेट लैग का मतलब समझते हैं? वेरी क्लियर, कि जब वहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात है। तो लेकिन हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसके बारे में शुरू में बात की थी, वो यहाँ के हिसाब से सेट है। इसका मतलब जब यहाँ पे दिन होगी तो वहाँ पे रात होगी। तो क्योंकि यहाँ पे दिन है तो आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो फ्लाइट मोड में है, वो यहाँ के हिसाब से ट्यून्ड है। तो वहाँ रात भर आप जगे रहते हैं और दिन में बड़ी नींद आती है, और इसे बोलते हैं जेट लैग। और ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है, बहुत परेशान होते हैं उससे। कुछ लोग परमानेंटली बीमार भी पड़ जाते हैं। राइट, तो अब ऐसा क्यों होता है, क्या करना है? जिस तरह से आपको मोबाइल को वहाँ के टाइम जोन पे कनेक्ट करना पड़ा, तभी जाके ये वहाँ का टाइम दिखाने लगा, ठीक उसी तरह से जब आप किसी दूसरे धरती में जाते हैं, अगली बार जब जाएंगे, यूएस जाएंगे, कनाडा जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, यूके जाएंगे, तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद बाहर जाइए, अपने जूते उतारिए और वहाँ की धरती को सीधा टच कीजिए। जैसे ही आपने वहाँ की जियो मैग्नेटिक फील्ड को टच किया, विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स आपके बॉडी में लिटरली, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो समझेंगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, और ट्रेवल करके 30 मिनट्स अगर टच करके रखा, आपके बॉडी की रीसेटिंग होगी, जैसे इस मोबाइल की रीसेटिंग हुई थी। और उसके बाद उसी दिन से वहाँ पे रात को नींद आने लगेगी। राइट, इसे कहते हैं 0 वोल्ट मेडिसिन। राइट, थैंक यू, थैंक यू। अब इसको हम अपनी बीमारी में कैसे यूज़ करें, इसको ज़रा समझते हैं। 0 वोल्ट मेडिसिन होता क्या है? जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रिशियंस हैं, वो और बेहतर समझा सकते हैं। जैसे ये सारे इक्विपमेंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके आसपास लगे हैं। ये सारे इक्विपमेंट जो प्लग इन होते हैं, उनमें तीसरा एक पिन होता है, जिसे अर्थिंग बोलते हैं।
अब अगर किसी से पूछो, हमारे घर में फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह अर्थिंग से भी जुड़े हैं सबके, आपके मेरे। अर्थिंग से क्यों जोड़ते हैं हम? इसके कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु बढ़ जाती है, इसलिए अर्थ से जोड़ देते हैं, है ना। तो इंसान का बॉडी जो है वो भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जब आपको चेक करता है, आपकी हार्ट बीट चेक करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही उसको पता चलता है। जब ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ही उसे पता चलता है। अगर आपके नाक और मुंह कोई दबा दे तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में फिर भी आप 4 मिनट तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि इतना ऑक्सीजन बॉडी में होता ही है। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल हो जाता है तो 1 सेकंड में आप मर जाएंगे, जिसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो आप समझिए कि आपके ऑक्सीजन या ब्रीदिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अगर है तो आपकी इलेक्ट्रिकल फेलियर या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी भी, फॉर दैट मैटर कोई भी एनिमल भी, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने अपने या हमने अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अर्थिंग से जोड़ा है, लेकिन खुद को नहीं जोड़ा है। जानवर की मैं बात कर रहा था, जानवर धरती पे रहते हैं, वो जूते नहीं पहनते, इसीलिए कॉन्स्टेंटली धरती के टच में जब रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली, ये वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली आप धरती से आपके बॉडी में फ्लो करती है। और जब कभी वॉल्केनो आने वाला होगा, अर्थक्वेक आने वाला होगा, तो उसकी तैयारी पहले से होती है। कई महीने पहले से अंदर कुछ, धरती के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे ये आता है। जब ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बॉडी में जाती है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग एबनॉर्मल तरह से जाता है, जो कि आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन ला देगा जानवरों के कॉन्टेक्स्ट में। तो जानवर उस चीज़ को वहाँ से छोड़ के भागना चाहते हैं। तो इस तरह से उनको क्लू मिलता है कि ये जगह सेफ नहीं रहने के लिए। लेकिन इंसान जूते पहनता है, धरती से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो इंसान को ये वाला जो सेंस है वो आ नहीं सकता है। तो आप जब भी किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ की जियोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ के जियोमैग्नेटिक फील्ड से अलग ही है। और जैसे ही वहाँ के धरती को आप टच करते हैं तो आपके बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है वहाँ के हिसाब से रीसेट हो जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल की रीसेट हो जाता है, राइट। तो याद रखिए कि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो सबसे अच्छी पीक पे काम करती है जब हमारी बॉडी की वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर से आप चेक कर सकते हैं, वो 0 हो। 0 वोल्टेज पे हमारी इम्यूनिटी बेस्ट काम करती है। और 0 वोल्टेज पे लाने का सिर्फ एक तरीका है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जैसे ही आप बाहर जाएंगे, जूते उतार के अगर धरती पे पैर रखेंगे, उस वक्त वोल्ट मीटर से चेक करेंगे तो आपका वोल्टेज आएगा 0। और जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर से जूता पहना हूँ, अभी अगर मैं वोल्ट मीटर से चेक करूँगा तो मेरा वोल्टेज आएगा 0.245 समथिंग आएगा, सभी का आएगा, राइट। लेकिन अगर आप नंगे पैर धरती पे पैर रखते हैं, घास पे पैर रखते हैं, या फिर कोई पेड़ है, पेड़ को टच करते हैं, राइट, पेड़ को टच करते ही आप वोल्ट मीटर चेक करेंगे तो आपका वोल्टेज 0 आएगा विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, फिर 0 ही रहेगा जब तक टच कर रखेंगे। तो 0 वोल्ट पे हमारी इम्यूनिटी पीक पे चली जाती है, जिससे हमारे अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें रोज़ धरती से कनेक्ट होना पड़ेगा, इसका ये इंपॉर्टेंस है। तो धरती से जब कनेक्ट होंगे, मान लो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप ही को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक दिन एक्सपेरिमेंटली आप बिल्कुल बाहर चले जाइए, जूते उतार के आप पैर रख दीजिए मिट्टी के वो जो घास में, पैर में बैठ जाइए। विद इन 30 मिनट्स आप, सिचुएशन बदली नहीं है, मामला वही है, लेकिन आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा धरती से जैसे ही आप टच होते हैं। जिस प्रकार आपने देखा एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, बहुत टैंट्रम कर रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत डिस्ट्रेस में है, और उसके दादा दादी और बाकी सारे लोग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुप ही नहीं होना चाहता, खिलौना देखे भी, कुछ भी देखे। लेकिन जैसे वो माँ की गोद में आता है, न जाने कैसे 1 सेकंड के अंदर उसका जो दुख सारा गायब हो जाता है, नहीं हो जाता। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप धरती माँ को टच करेंगे, आपको हैरानी होगी कि विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो एंगर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, राइट। लेकिन ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं बोल रहा, ये मेडिकली ऐसे काम करता है कि जब भी कभी आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी फल सब्जी में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही डोनर है, एक ही सप्लायर है, वो है अर्थ। और जैसे ही आप अर्थ से टच करते हैं तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, तभी आपका वोल्टेज 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन आने से बॉडी में जितने तरह के इन्फ्लेमेशन है,
जितने भी तरह के दर्द हैं बॉडी में, उसका प्राइमरी कारण इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन तब तक रहेगा जब तक कि उसको ठीक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ना मिले, और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन देता है? अर्थ, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि हर दिन धरती से कनेक्टेड रहना, जो लोग बहुत बीमार हैं, कितने घंटे? 10 घंटे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो तभी हो सकता है सब कुछ बेच के हम हिमालय चले जाएं, तब तो हो सकता है। लेकिन यहाँ ये हो सकता है कि 10 मिनट आधे घंटे के लिए तो हम नंगे पैर चल ही सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारी बॉडी बनी है, एक दिन की हमारी रिक्वायरमेंट है कि 10 घंटे हम धरती के टच में रहें। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, तो हम अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं, आप अपने घर पे ये कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करते हैं, वीडियो। तो उसके लिए आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, ये आप देखिए, ये आपका बेड है ना, ये आपका चद्दर है, राइट। ये चद्दर है, इस चद्दर में हमने बहुत ही महीन कॉपर वायर की तार को हमने पिरो दिया है, और पिरो के आप एक लंबा इसको बेडशीट को हमने बेड पे बिछा दिया, और बिछाने के बाद ये तार, ये नॉर्मल तार है जो बाज़ारों में मिलता ही है, इस तार से वो कॉपर तार को कनेक्ट कर दिया, और इस तार को हमने उतना लंबा कर दिया जितनी लंबे से बालकनी के बाहर जाए, और ये कॉपर का रॉड है, और वो नीचे जहाँ भी ज़मीन है उस ज़मीन में जितना भी गाड़ सकते हैं पूरा 1 फीट गाड़ दिया, राइट। हाँ, ये कॉपर जस्ट नॉर्मल तार है। अब जब मैं इस बेडशीट में सोऊंगा तो मेरा स्किन टच हो जाएगा इस बेडशीट के कॉपर तार से, जो कि धरती से कनेक्टेड है। तो जिस तरह से आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसी प्रिंसिपल पे अर्थिंग होती है, उसी प्रिंसिपल पे हमने अपने बॉडी को भी अर्थिंग कर दिया। और ऐसे में चेक करने के लिए वोल्ट मीटर आप लेंगे, और वोल्ट मीटर से अगर इलेक्ट्रिशियन आपकी वोल्टेज अप चेक करेगा तो वो 0 वोल्ट मिलेगा। जबकि अगर यहाँ से उठ के आप हट जाएंगे, फिर वोल्ट मीटर चेक करेंगे तो 0 नहीं दिखाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये मेथड से आपकी वोल्टेज वैसे ही 0 हो रही है जैसे 0 तब होती है जब आप नंगे पैर एक्चुअली आप बाहर चले जाते हैं। तो एक्चुअली तो पॉसिबल है नहीं, तो आपने एक रूट लिया कि एक्चुअल की जगह मैं इस तरह से धरती के से जुड़ा रहूँगा। हमारे हॉस्पिटल में या मेरे घर पे भी मैंने ऐसे किया है कि सारे बेड के ऊपर इस तरह के बेडशीट्स हमने बना के लगा दिए हैं। ये जो बेडशीट हमने बनाया है ये कोई बहुत बड़ा मान लो टेक्नोलॉजी है नहीं, बस आप कोई भी कपड़ा लेंगे उसमें तारों से पिरोया, ये तार है जो कि मिल जाएगा, ये भी रॉड है, कॉपर रॉड मिल जाएगा, और अपना एक सेट कर लिया। एक बार तो करना है, सिर्फ एक बार करना है, जिंदगी भर के लिए आराम है, राइट। ओनली वन चेंज। आराम क्या मिलेगा? उसका पहला आराम है रात भर 10 घंटे जब आप धरती कनेक्ट में रहेंगे तो आपके बॉडी का जो पेन है उसमें पहले दिन में ग्रेट आराम मिल जाएगा। ये हमने हर बार देखा है। जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, जिस तरह से मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, माँ के गोद में आते उसका दर्द भी चला गया, उसको नींद भी आ गई। वही हम अपने पेशेंट में देखते हैं, जो दवाइयाँ लेके भी नींद नहीं आती उनको वैसे ही नींद आ जाती है, बड़ा अच्छा नींद आता है। तो हमने अपने पेशेंट्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया कि उन सबके बेड्स में ये 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं, ये बेडशीट होना चाहिए। तो और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, कम लोगों को पता है वो अलग बात है। ये कोई मेरा बनाया हुआ थ्योरी नहीं है, पहले से ही है, राइट। पूरे दुनिया में ओलंपिक की तरह टूर द फ्रांस एक साइकिलिंग चैंपियनशिप होता है। आप में से कुछ लोगों को आइडिया इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है ना? टूर द फ्रांस चैंपियनशिप होता है, हर साल होता है, कई सालों से हो रहा है, बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप होता है। उसमें जो साइकिल चलाते हैं लोग, साइकिल चलाते हैं रेस के लिए, तो दिन भर साइकिल चलाना है और रात को जहाँ तक पहुँचे वहीं का नियरेस्ट होटल में उनको रुकवा दिया जाता है, पहले से ही प्लान होता है, राइट। तो रात भर उनको वहीं सोना है। दिन भर जब साइकिल चला रहे हैं वो भी तेज़ी से, तो कई बार गिरते हैं, मोच आती है, और उनके लिए हीलिंग वाला टाइम वही वाला टाइम है जिस टाइम में वो रात को सो रहे हैं। तो उतने कम टाइम में तेज़ी से हीलिंग कैसे करें? तो वहाँ पे ये वाला प्रावधान कर दिया गया है, और पहले से ही किया हुआ है कई सालों से, ताकि उनकी जो मोच आ गया है, उनको जो चोट लग गया है, वो रातों रात ठीक हो जाए, तभी अगले दिन इस लायक होंगे कि दोबारा साइकिल चला पाए, क्योंकि ये चैंपियनशिप कई दिनों का होता है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वेल एस्टेब्लिश साइंस है,
और इस साइंस के डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो जो किताब है cure@0volt, ये किताब विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे तो पूरे दुनिया भर के जो मेडिकल रेफरेंसेज हैं, जो सबूत हैं, वो सारे इसमें इकट्ठा है, उसको पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ के अगर आपको लग रहा है तो यू कैन स्टार्ट विद एटलीस्ट वन थिंग, कि कुछ भी ना करो, चलो आधे घंटे धरती के टच में रहो। वो कैसे कि भाई जब भी आप खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कभी भी, तो अगर आप फॉर्चुनेटली कि आपके पास बाहर गार्डन है तो वहीं बैठ के खाना खाएंगे, जूते उतार के, इस तरह कोई ना कोई जुगाड़ आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 5 मेडिसिन दिया, ये 5वां मेडिसिन जो है हमारे जो राजेश गर्ग जी हैं यहाँ पे, हाँ, आप ये जो एक मेडिसिन मैं आपके लिए लाया हूँ, और 10 मेडिसिन जो बेडशीट हम अपने हॉस्पिटल में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, एक मेडिसिन सर आपके लिए है। प्लीज़ आएँ स्टेज पे। थैंक यू सर। तो ये मैंने, ताकि इनका बहाना ना चले कि मैं कैसे बनाऊंगा ये सब, तो अब आप कभी भी इनके घर जाएंगे तो चेक कीजिएगा। हाँ, ये तो और अच्छा हो जाएगा, राइट। तो हम भी अपने हॉस्पिटल की सप्लाई इन्हीं से लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब जो मैंने बताई, अगला मैं 5 मिनट और लूँगा, राइट। वो कितना पावरफुल है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये 5 मेडिसिन, उनमें से एक मेडिसिन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन, राइट। जो हॉट वाटर इमर्शन है, हॉट वाटर इमर्शन इतना पावरफुल है, हमने तो अपनी आंखों से अपने हॉस्पिटल में देखा है कई बार, जिनके पैरालिसिस होते हैं वो पैरालिसिस ठीक हो जाते हैं सिर्फ एक चीज़ से, गर्म पानी से। तो आप मानिए ट्रीटमेंट किसे बोलेंगे? ट्रीटमेंट उसे बोलेंगे जो सेफेस्ट हो, जो फास्टेस्ट हो, जो इकोनॉमिकल हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, वही ट्रीटमेंट है, वही मेडिसिन है, राइट। अगर ऐसी बात है तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वुल्मा रुडोल्फ, नाम याद रख लीजिएगा, वुल्मा रुडोल्फ, 1950-60s की बात है। एक ब्लैक अफ्रीकन, अमेरिकन अफ्रीकन, 12 साल की उम्र तक उसको पोलियो रहा। पोलियो में आपको जानते ही हैं पैरालिसिस होता है, एक पैर काम नहीं करता है, किसी के दोनों पैर काम नहीं करते। तो पोलियो रहा, और पोलियो की वजह से वो ब्रेसेस लगाती थी। और उन दिनों की बात है जब ब्लैक्स के लिए वाइट के पास, डॉक्टरों के पास जाके इलाज करना भी मना था, और वाइट में ही MBBS MD होते हैं, ब्लैक में तो देसी डॉक्टर्स होते हैं। तो किसी देसी डॉक्टर ने, जो उनकी बायोग्राफी उसमें लिखा है, उनकी मम्मी को बताया कि अगर बच्चे को, वुल्मा रुडोल्फ को 12 साल की उम्र में तक वो पैरालिसिस था, ठीक करना है तो सिर्फ एक काम करना, बच्चे के पैर को गर्म पानी में डालो, जो मैंने आज आपको बताया। और ऐसा ही किया 12 साल की उम्र से 20 साल की उम्र आते आते वुल्मा रुडोल्फ ने पूरे दुनिया में 3 ओलंपिक गोल्ड, सबसे तेज भागने का जीता, फास्टेस्ट। पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओलंपिक में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया दौड़ने में, राइट। तो एक छोटा सा उसका वीडियो वुल्मा रुडोल्फ का अभी आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए, राइट। सो इसका साउंड नहीं ना, साउंड है इसका? तो ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये वुल्मा रुडोल्फ का है, और ये वही समय है 1950s 1960s की बात है। और ये 100 मीटर का जो फाइनल रेस है, जिसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था, वो रेस देख रहे हैं। और ये वही लड़की है जिसको 12 साल तक तो पैरालिसिस था, और 20 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये वही क्लिप आप देख रहे हैं। तो 3 रिकॉर्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 ओलंपिक गोल्ड जीते वुल्मा रुडोल्फ का आप देख रहे हैं। तो ये कैसे ठीक हुआ? ये कोई इंजेक्शन से ठीक नहीं हुआ, कोई दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ से ठीक हुआ, दैट इज़ हीट एज मेडिसिन एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन। पैरों को गर्म पानी में डुबोए रखना, जिससे ठीक हुआ। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप देखिए, राइट, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि ये जो 5 मेडिसिन है कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और ये कोई, आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू टेल यू दिस, ये तो सदियों से यूज हो रहा है। और इन्होंने जो एक इतिहास बनाया है, ये इतिहास से कोई मिटा नहीं सकता, राइट। इतना ही बड़ा एग्जाम्पल है। और ऐसे हमने, बंद कर दो, ऐसे हमने पेशेंट्स को देखे हैं जिनको स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो जाता है या किसी और वजह से हो जाता है। तो जब ये ठीक हो सकती हैं, और ठीक, सिर्फ ठीक नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, इसका मतलब ये कितना पावरफुल है, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी ज़रूरत नहीं है।
हाँ, आप में से ही, आप ही की तरह कई सारे मेरे पेशेंट्स हैं या सिर्फ व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये सारी बात सुनी और घर में जुगाड़ करके ही अपनी डायलिसिस को ख़त्म कर लिया। जब ठीक हो गए तब उन्होंने हमें बताया कि आपकी मैंने किया और ठीक हो गया। तो हम बोलते हैं भाई वीडियो दिखाओ कैसे किया आपने। तो तब उन्होंने जो वीडियोस भेजे, हॉट वाटर इमर्शन का दूसरा वाला वीडियो, कपिल ज़रा बता देना, एट होम वाला। तो तब उन्होंने जो वीडियो भेजे कि किस तरह से भारत में देखा गया जुगाड़ से भी हम अपना इलाज कर सकते हैं, तो तब उन्होंने भेजा। और वही दिखाता हूँ कि जिनको लगता हम घर पे नहीं कर सकते, तो इन्होंने हॉट वाटर इमर्शन, पहले डायलिसिस के पेशेंट थे ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, घर में ही एक इंडस्ट्रियल ड्रम लिया, ऊपर से काटा। इन्होंने तो फ्रिज का दरवाज़ा उड़ा दिया और उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया और राइट, और अपने डायलिसिस यहीं पे बैठ के कर रहे हैं आप। और इन्होंने अपने बाथरूम में एक दीवार लगा दी और गर्म पानी वहीं से आ रहा है, उसी में बैठ गए। हॉट वाटर इमर्शन, ये सारे किडनी पेशेंट हैं। ये अमरावती के एक इंजीनियर हैं, इन्होंने पोर्टेबल बना दिया, कहीं भी इसको ले जाओ, अंदर थर्मोस्टेट लगा दिया ताकि 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी अपने आप ही वहीं पे होल्ड हो जाए और गर्म और ठंडा ना हो, ऑटोमेटिक बना दिया। तो इन्होंने तो एक टीवी भी लगा दिया, 2 घंटा बोर ना हो इसलिए साथ में टीवी भी देखते रहेंगे। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। इनके घर में जगह नहीं था तो ये इलेक्ट्रिकल टूल तो हमसे खरीदा, लेकिन इन्होंने बाथटब सीमेंट का बनाया घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर जगह नहीं थी। और इस तरह से इन्होंने अपनी डायलिसिस छुड़ाई। इन्होंने सिंटेक्स का जो टैंक होता है ना छत पे, उस टैंक को आधा काट दिया और उस टैंक को काट के उसी को हॉट वाटर इमर्शन टैंक बना दिया। और इन्होंने तो सिंपली अमेजन से ख़रीद लिया और एक थर्मोस्टेट ख़रीदा और घर में जो गीज़र होता है उससे कनेक्ट कर दिया। तो एक टाइम पे ये वो लोग हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने हॉट वाटर इमर्शन को यूज़ किया, ग्रेविटी एज मेडिसिन को यूज़ किया और साथ में अपना DIP डाइट एंड टाइम एज ए मेडिसिन को भी यूज़ किया। और इस तरह से इन्होंने अपने वाइफ के लिए बनाया और बीच में कुर्सी भी लगा दी ताकि 1-2 घंटा बैठने में थकान ना हो। तो और ये बता भी रहे हैं किस तरह से समझा रहे हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने एक गड्ढा कर दिया बाहर, गड्ढा खोद के उसके अंदर ऊपर पॉलीथीन लगा दिया जो हीट रेजिस्टेंट पॉलीथीन है, और उसी से उन्होंने अपना हॉट वाटर, इन्होंने देखिए पॉलीथीन लिया, एक फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर ही पानी गर्म करने के लिए एक के बजाय 2 गीज़र लगा दिया, जैसा आप देख रहे हैं। और इस तरह इन्होंने, ये अजमेर का बच्चा है, हफ्ते में 2 डायलिसिस जाता था, अब वो डायलिसिस फ्री है। और ये इस तरह से सिंपल जुगाड़ करके इन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया डायलिसिस से बचने के लिए, किडनी पेशेंट्स किडनी को रिवर्स करने के लिए। तो बड़े बड़े दिखने वाले, बंद कर दो, बड़े बड़े दिखने वाले बीमारियां आसान तरीके से, सेफेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से, एविडेंस बेस्ड तरीके से ठीक हुआ जा सकता है, घर बैठे ही ठीक हुआ जा सकता है। उसके लिए ये जो आपने देखा 5 तरह की मेडिसिन है। इनमें से आज जब घर जाएंगे तो पहला 2 मेडिसिन जो है उसी से शुरू कीजिए, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन। और 3 दिन का शर्त रखिए अपने साथ, 3 ही दिन करने हैं, राइट। 3 दिन में ही, मेरा ऐसा विश्वास है, बिकॉज हम तो देखते हैं हज़ारों पेशेंट को, 3 दिन में ही आप देखेंगे बहुत लाभ मिल जाएगा। और अगर मिलता है लाभ तो फिर तो करते रह सकते हैं। तो इसमें भी हमने DIP डाइट में प्रावधान रखा है, हम कहते हैं इसे चीटिंग डाइट। तो जरूर नहीं कि भाई 7 दिन, कभी अगर कोई आउटिंग में गए, कभी डिनर में गए, किसी पार्टी में गए, तब ये टेक्निक्स को, तब इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो कई लोग ऐसे पूछते हैं हमारे इस तरह, आपके जो एक क्वेश्चन आता है, कई लोग बोलते हैं इतने सारे फ्रूट खाने हैं, कहीं मैं बाहर जाता हूँ, मैं तो आता ही हूँ 8 बजे के बाद रात को, टाइम एज मेडिसिन कैसे होगा, 10 बजे तो खाने का मन करता है, उससे पहले तो मन ही नहीं करता, भूख लग जाएगी तो क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, इतने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो महंगा हो जाएगा बड़ा, राइट। ऐसे भी कई सारे लोग सवाल पूछते हैं। मेरा तो काम है ट्रैवल करना ज़्यादा, तो ट्रैवलिंग में कहाँ पॉसिबल है, ये सारे सवाल होते हैं ना लोगों के, राइट। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, पिछले 20 साल से मेरा प्रोफेशन ट्रैवल का ही है, आज भी ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी भी दिक्कत नहीं हुई, एक बार भी दिक्कत नहीं हुई। मैं लगभग ये फॉलो कर लेता हूँ आसानी से, राइट। क्यों दिक्कत नहीं हुई, कैसे दिक्कत नहीं हुई, वो ऐसे, कभी आपने देखा किसी शराबी को कंप्लेन करते हुए? दुनिया में वो कहीं जाए, शराब उसको मिल ही जाएगी, शराबी पीने को भी मिल जाएगा, राइट। कभी वो नहीं बोलेगा यार इतना दूर है कौन लाने जाएगा, इतना महंगा है कौन करेगा, यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो थक गया, वो
वो कहीं भी जाएगा अपना जुगाड़ कर ही लेगा, पूरी शिद्दत से लगा रहता है, पूरी सिंसेरिटी से कर ही लेता है। तो बात एटीट्यूड की है। अगर आप एटीट्यूड रखते हो शराबी की तरह तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, एक चाकू और एक छीलने के लिए पीलर वो अपने चेक इन लगेज में रख ही लेता हूँ। और जब एयरपोर्ट से होटल जाता हूँ तो रास्ते में सब्जी बाज़ार, फल बाज़ार वो आता ही है। नहीं आता थोड़ा घुमा लेंगे, आ ही जाएगा। और मुझे पता है 7 दिन के लिए रहना, तो हर दिन मैं 1 किलो फल खाऊंगा तो 7 किलो फल हो गए, क्योंकि 1 किलो को जब छीलते हैं तो 700 ग्राम फ्रूट्स बनते हैं। और चलो भाई 60-70% मैं ये फॉलो करूँगा, 20-30% जो वैसे कुछ मिल जाता है वो खा लूँगा। तो एक फॉर्मेट बनाया हुआ मैंने अपने लिए और वो आराम से फॉलो होता है। तो ऑल इज़ अबाउट द एटीट्यूड कि आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड जब होगा ठीक, 100% चाहे नहीं फॉलो कर पाएँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 60-70% तो फॉलो कर पाएंगे, उतने में ही रिजल्ट दिख जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज बताया वो आपके किसी काम आएगा। और इसी के साथ जो मैं बताना चाहता था वो ख़त्म हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।